बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़ना है तुझ संग नैना लागे, रिटन बाय नीलम रियासत का। ये नावल आज हमने रीड करना है। ये भी बड़ा मज़े का नावल है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट नावल है। नीलम रियासत के सारे मेरे बड़े फेवरेट नावल हैं। और ये वही राइटर है, वो वाली यार जिसका वो ताशफन इसरार वाला पढ़ा था हमने, जुगन वाला पढ़ा था नावल, ये वही वाली है राइटर हमारी। अब मैंने कहा कि मोर देन 1 वीक हो गया था कि उसकी एपिसोड आ रही थी अफसूने जान की। तो इस टाइम मैंने कहा कि जो लिसनर्स वो नावल नहीं सुन रहे लॉन्ग गेस्ट होने की वजह से, उनके लिए अपलोड कर दिया जाए। बाकी उसकी मैं कोशिश करूँगी, जैसे कि मैं आज मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी जल्दी कर रही हूँ, तो कोशिश सुबह अर्ली मॉर्निंग उसकी मैं कर देती हूँ ना। मतलब 9-10 बजे मेरे लिए तो अर्ली मॉर्निंग होती है, 11-12 बजे भी। तो मैं मॉर्निंग में कर देती हूँ अपलोड, लेकिन हो सकता है कल उसकी अपलोड मॉर्निंग में ना कर सकूँ, क्योंकि मैं रात को रिकॉर्ड करके सोती हूँ। तो अभी आज ये रात को रिकॉर्ड करने लगी हूँ, तो कल देखते हैं, लेकिन कल उसकी एपिसोड आएगी ज़रूर, ठीक है। अच्छा, तो आए पढ़ते हैं तुझ संग नैना लागे, रिटन बाय नीलम रियासत। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। रोज़ की तरह आज भी उसकी आंख अलार्म की पहली घंटी पर ही खुल गई थी। इसने इस वक्त चारपाई छोड़ दी। बाथरूम में जाने से पहले दादाबा के पलंग के करीब खड़े होकर इनकी चलती हुई सांसों का यकीन किया, और जब इनके हल्के हल्के खराटे सुनकर दिल को तसल्ली हासिल होगी तो वो इनके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलने और दोबारा से बंद करने के बाद बाहर आ गई। सीढ़ियों की तरफ जा रही थी मगर रुक गई। छोटी छोटी गूं गूं की आवाज़ ने सारी त्वचा छीन ली। लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट दौड़ गई। स्टोर रूम के साथ वाला कमरा समरा का था और आजकल वो अपने छोटे से गोलगप्पे के साथ रहने आई हुई थी। दरवाज़ा अनलॉक ही था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि घर पूरी तरह से बंद था। मेन और सीढ़ियों वाला दरवाज़ा अगर लॉक होते तो बाकी कोई फिक्र नहीं थी। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। समरा की रज़ाई तकरीबन नीचे बेड से नीचे पड़ी थी। खुद वो आंखों पर ब्लाइंड फोल्डर लगाए खराटे भर रही थी। फिर इसकी नज़र इस वजूद पर पड़ी जिसकी कशिश में अंदर आई थी। 6 माह का अब्दुल्ला अम्मा की सारी मेहनतों से दी गई पैकिंग खेड़ खाड़ कर नंगा पड़ा अपने पैरों को अंगूठे मुंह में डालने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मुस्कुराते हुए आगे आई, रज़ाई उठाकर समरा पर डाली और बेबी कॉट में लेटे अब्दुल्ला की तरफ आई। इसको भी अच्छी तरह कमल उड़ाकर गोद में उठा लिया। आपकी सुबह तो मेरे साथ ही होती है अब्दुल्ला शहजादे। सरगोशों में अब्दुल्ला से बातें करती इसकी दूध वाली खाली बोतलें उठाकर नाइट बल्ब को भी बंद करती बाहर आ गई। किचन की लाइट पहले से जल्दी देखकर थोड़ी हैरत भी हुई, मगर अंदर काम करते रशीद को देखकर और भी हैरत हुई। रशीद, तुम इतने मुंधेर किचन में? रशीद इसकी आवाज़ पर चौंक कर पलटा। आप उठ के छोटी बीबी चाय या लस्सी कुछ बना दूँ? इसके लिए रशीद के लहजे में हमेशा इज्जत ही होती। अरे नहीं, मैं तो बस अब्दुल्ला के लिए दूध लेने आई हूँ। मगर तुमने नहीं बताया कि वासिफ की आज फिर कोई ट्रिप है? इसकी बात पर रशीद हंस दिया। नहीं छोटी बीबी, वासिफ भाई की ट्रिप हो तो तैयारी यूँ खुफिया कब होती है? वो तो 4 दिन पहले ही मेन्यू बताने लग जाते हैं। ये तो छोटे साहब आए, इनके लिए कॉफ़ी बना रहा हूँ। लाएं खाली बोतलें मुझे दे दे, मैं धोकर फिर से तैयार कर देता हूँ। सभी को इल्म था कि रशीद किसको छोटे साहब कहकर मुखातिब करता, और इसके मुंह से छोटे साहब सुनते ही इंसाल का चेहरे का रंग बदल गया। जो रशीद की नज़रों से ये मंजर छुपा नहीं था, इसलिए अब वो इससे बातों में लगाकर ध्यान बटाना चाह रहा था। इसने आगे बढ़कर फ्रिज से ताज़ा दूध का बना पड़ा फीडर निकालकर माइक्रोवेव में रखा। फिर स्पार्ट से लहजे में रशीद को हिदायत दी। रशीद, खाली कॉफ़ी मत देना, पहले लस्सी पिलवाकर फिर कॉफ़ी देना। रशीद ने ताबेदारी से सारा इस्पात में हिला दिया। मैं दे दूंगा बाजी, मुझे नहीं लगता वो ना करेंगे। छोटे साहब में ज़िद और गुस्सा तो बहुत है। गुस्सा तो है ही नहीं जी, बस संजीदा बहुत है। पहले कम करते थे मगर दिल के बड़े दरवेश हैं, बात कम करते हैं। रशीद बोल रहा था और इमसाल के अंदर बाहर धुआं भर रहा था। वो जल्दी से कुछ भी कहे बगैर किचन से निकल आई और इसी वक्त वो मेन रोड से अंदर आया था। यकीनन मस्जिद से नमाज़ पढ़ कर आ रहा था। काले खद्दर के सूट पे इसने ब्राउन गर्म चादर ओढ़ी हुई थी। वो भी इमसाल के वजूद को इसी तरह इग्नोर करता दादा के कमरे की जानिब बढ़ गया, जिसे इमसाल इसको इग्नोर कर नज़रअंदाज करती प्रेयर रूम में चली गई, क्योंकि ऊपर अपने बेडरूम में वो जाना ही नहीं चाहती थी और दिल में दुआ करी थी कि या अल्लाह, जब तक अम्मी अब्बा उम्र से वापस नहीं आ रहे थे ये वक्त खैर से गुजर जाए। इमसाल की बच्ची, बीमार पड़ने का प्रोग्राम तो नहीं तुम्हारा? ये इमली का 15वां पैकेट है, और अब जो रात को मेरी जान खाई ना कि अम्मी गला बंद हो गया तो रख जूते लगाऊंगी। अम्मी की डांट पर इसने अपने बॉब कट बालों को मखसूस स्टाइल में झटका देकर लापरवाही से कंधे उचकाए। अम्मी, अपनी डांट संभाल कर रखें किसी और वक्त के लिए। आज तो आपका कहा सच साबित होने वाला नहीं, क्योंकि ये जो इमली आपके सामने मैंने खाई है ना, ये खट्टी नहीं मीठी इमली है। अगर यकीन नहीं तो चक्कर देख ले। इसने फट से इमली अम्मी के मुंह के आगे की। अरे इधर साड़ो इस सौगात को, तुम्हें मुबारक हो। अम्मी ने इसका हाथ झटक कर दूर कर दिया तो वो
वापस सोफे की नरमियों में खुद को दफन करते हुए पुरसोच अंदाज में बोली, अम्मी एक बात तो बताएं। अम्मी ने अलमास की कमीज़ की तरपाई करते हुए एक लम्हे को सर उठाकर अपनी लाडली बेटी के चेहरे को देखा। पूछा होगा फिर कोई उल्टा सीधा ख्याल। इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, अरे कहाँ मेरी प्यारी राज दुलारी माँ, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि क्या आप पैदाइशी सड़ू हैं या शादी के बाद हुई। अम्मी ने अपना काम तरक करके इस बार इसको मलामती नज़रों से देखा। बस इन्हीं फजूल बातों और सवालों के लिए तुम मेरे घर पैदा हुई हो। इनकी बात अंदर आता है इब्साम जारी रखते हुए शुरू हो गया, खाला इसको और भी बहुत से काम करने थे, जैसे कि जिसके लिए दुनिया में ही, मसलन रसाले पढ़ना, मूवीज़ देखना, लोगों की झूठे शिकायतें लगाकर इनके अब्बा से झिड़कियाँ पड़वाना। वैसे बंदरी, तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी अब्बा को बताते कि खालू जी इब्साम दोस्तों के साथ सिनेमा गया है। एंड पर उसने मिसाल की नकल उतारते हुए कहा और वो इसको नज़रअंदाज करती भाग जाके खाला के गले लगी। मैंने आपको इतना मिस किया, मुझे कोई नहीं पता। अगली दफ़ा जब आप अपनी नंद के गाँव जाएंगी तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। खाला ने मोहब्बत से इसको साथ लगाकर 2-3 बूसे ले डाले। दूसरी तरफ इब्साम ने अपनी खाला को इशारा किया। खाला अम्मी देख रही हैं लोग हमें जलाने को कैसे प्यार का खुला इजहार कर रहे हैं, वरना देख लीजिएगा जिस दिन कलमे पड़ेंगे ना, कहाँ की खाला कहाँ की भांजी, जालिम सास और साजिशी बहू ही देखने को मिलेगी। बस आप और मेरा प्यार ही सच्चा साबित होना है। वो भी खाला का हाथ पकड़कर सोफे पर इनके बराबर बैठ गई। फिक्र ना करो, ये मेरी सास है, तुम्हारी नहीं, जुल्म भी करेंगी तो प्यार से। और जहाँ तक रही सासी बहू की बात, तो मिस्टर इब्साम से कहता साजिशें तो होनी है, मगर अपनी शहजादी खाला के निखट्टू बेटे के खिलाफ। क्यों खाला? इसने राय खाला से मांगी, जो आप अम्मी की तरफ से खासा गर्म आया। क्या करूँ मैं तुम्हारी इस गज़ भर लंबी ज़ुबान का, जिसके चस्के लेने और पटर पटर बेलगाम दौड़ने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं। इसने संजीदा होना कब सीखा था? फट बोली, वो तो आपने गवा दिए है। वैसे खाला मैं आपके घर क्यों नहीं पैदा हुई? कितना अच्छा होता अगर आप मेरी अम्मी होती और इब्साम मेरे माँ बाप की औलाद होता। पहले खुद ही आइडिया दे, फिर खुद ही बोली अस्तगफार, ये मैं क्या चाह रही हूँ। अगर ये अम्मी की औलाद होता तो इसका मतलब अम्मी मेरी सास होती। या अल्लाह तेरा शुक्रिया जो तूने मुझे अम्मी जैसी हिटलर सास नहीं दी। बेटी की बात सुनकर साजिदा को हंसी भी और गुस्सा भी, जो हमेशा की तरह सोचे समझे बगैर बोलती चली जा रही थी। हालांकि इनका दिल इसके लंबे लंबे बेपरवाह कहकों से हमेशा डरता था। वो दिल की शादी थी, एक तो खाला से बचपन का प्यार था और हमारा की भी तो इसमें जान थी। इब्साम 1.5 साल का था जब वो दुनिया में आई। इससे बड़ी एक बहन और एक छोटा भाई था, मगर लाडली वही थी। इसकी वजह हर वक्त पटर पटर चलती जुबान ही थी। अगर कोई कहानी पढ़ ली तो तब तक सुकून ना, जब तक अब्बू को लफज पर लफज सुनाना ली। इसकी हर बात में बेसाख्तापन था। पता नहीं ये बात किसने पहले की थी, कोई कहता इब्साम की दादी ने, कोई कहता इमसाल की दादी ने, पर यह बात अब सारे ख़ानदान बरादरी में मशहूर थी कि इमसाल अमारा की बहू बनेगी। इब्साम के वालिद सिकंदर वापडा में मुलाजिम थे, पिछले 15 साल से इसी शहर में तैनात थे। इमसाल लोगों की पिछली गली में इनका घर था। वो हर रोज़ शाम को इनके घर पाई जाती, कभी क्रिकेट खेलती जा रही थी, कभी बैडमिंटन। अगर खाला के साथ अनकंडीशनल प्यार था तो खालू के साथ अनकंडीशनल यारी थी। अच्छा, आमतौर पर वो सिर्फ पूरे आधे दिन के लिए आता था, लंच या बड़े स्टार पर डिनर के लिए रुकता और डिनर के फ़ौरन बाद निकल जाता। इसकी नौकरी इस्लामाबाद में थी। घर वालों के कहने के बावजूद वो अपना ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहता था। जो ज़िंदगी इसने अपने लिए चुनी हुई थी वो फ़रार था, और इसे अब फ़रार में ही मज़ा आ रहा था। अभी भी वो कल से घर पर था, और कल से वो एक दफ़ा भी अपने कमरे में नहीं आई थी, और ना ही इसने खुद से इससे बुलवाया था। मगर वो सब देख और समझ रहा था कि रशीद के ज़रिए इसके सब काम करवाए जा रहे हैं। जिस तरह वो सब कुछ खामोशी से करी थी, इस तरह वो सब कुछ खामोशी से देख रहा था। इस वक्त भी तैयार होकर नीचे आए, सभी सिटिंग रूम में ही मौजूद थे। इसे देखते ही अब्दुल्ला के साथ खेलते वासिफ की ज़ुबान में खुजली हुई। अरे आइए आइए जनाब, बड़ी बात है, हजूर आजकल घर पे नज़र आ रहे हैं, कहीं नौकरी ख़त्म तो नहीं हो गई? वो वासिफ की गोद से अब्दुल्ला को उठाता वहीं इसके बराबर बैठ गया। नहीं यार, नौकरी से दिल उकता गया, इसलिए 4 दिन छुट्टी ली है। वासिफ को जवाब देने के बाद वो इधर उधर देखते हुए अब्दुल्ला की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए सीटी बजाने लगा, जबकि वासिफ अभी तक मुंह खोले अपने बड़े भाई की शक्ल देख रहा था। समरा नीचे कारपेट पर बैठी अब्दुल्ला के धुले हुए कपड़े तय कर करके टोकरी में रख रही थी, और इमसाल दादाजी के तख्त पर इनके बराबर बैठी कोई किताब पढ़कर सुना रही थी। आलो जी, इमसाल का पास्ट और माजी, ओहो सॉरी, पास्ट और हाल इकट्ठा चल रहा है। तो पास्ट में तो बड़ी शौक चंचल सी इमसाल, तो हुण इमसाल ना कुछ होया जिदी वरा तो बहुत बन के बैठी। देखने की होया, मैंने तो पता है, आपको पता चल जाएगा। समरा ने वासिफ का मुंह बंद करते हुए मशवरा दिया। मुंह बंद कर लो, नहीं तो मक्खी चली जाएगी। वासिफ की एक्टिंग अरूज पर थी। अरे अब्दुल्ला की माँ, जाओ भागकर दादाजी के कमरे से आला लेकर आओ, अपने भाई का ब्लड प्रेशर तो चेक करें। जनाब कह रहे हैं कि इनका अपनी महबूबा से दिल उकता गया। वो वासिफ की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। महबूबा के नाम पर इमसाल के हाथ में पकड़ी किताब न जाने कैसे गिर गई। सभी का ध्यान इसकी तरफ गया सवाए इसके शौहर के। वासिफ तो दिल खोल कर कहका मारा। इसने अब्दुल्ला को इसकी माँ की गोद में डाला और वासिफ से मुखातिब हुआ।
अपने हाथी से दांत अंदर करो और मेरे साथ चलो, ज़रा एक दोस्त के अब्बू के 40वें अफसोस कर रहे हैं। मैं कि इस घर का बड़ा बूढ़ा हूँ। वासिफ के पास फट जवाब हाजिर था, ना जाओ, मैं दादा जान को ले जाता हूँ। वो आवाज़ थोड़ी ऊंची करके दादाजी से पूछने लगा, दादा अब्बू चलें, फौतगी का अफसोस कर रहे हैं। आधे मुमताज़ मुफ्ती की किताब में गुम दादाजी ने भी सर नफ़ी में हिला दिया। ओ यार, तुम जानते हो तो मुझ बुड्ढे से 10 मिनट तक लगातार बैठा नहीं जाता। एवं इधर कोई नई मुसीबत बनाओगे। तुम इमसाल को ले जाओ। दादाजी के मशवरे पर जहाँ इसकी नज़र बेख्तियार झुके हुए सर की तरफ गई, वहीं वासिफ ताली बजाकर दादाजी को दाद देता पटोसी मार के एक ही जस्त में इनके बराबर जा बैठा। ये की ना बात, आज आपने साबित कर दिया कि शेर जवान आखिर शेर जवान ही होते हैं। वासिफ के बैठते इमसाल तकरीबन चीख उठी, देखकर मोटू दादा की ऐनक पर बैठ गए हो। बात तो कोई नहीं हुई थी, मगर फिर भी कुछ लम्हों के लिए हर कोई अपनी जगह थम सा गया और इमसाल के शौहर की नज़रें अपनी बीवी के चेहरे से हटने को इनकारी हो गई थी। समरा ने एक नज़र सर चुकाए अपने होंठ काटती इमसाल को देखा, फिर अपने भाई की गहरी संजीदगी में छुपी अज़ियत को तो आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें साफ करती लहजे में बशाश्त पैदा करते हुए बोली, ठीक कह रही हैं भाभी, आप तैयार हो जाएं, आप ही भाई के साथ जाएं। इमसाल ने सर उठाकर समरा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर फैली दहशत और सरासिमगी देखकर इन चारों के दिल कट गए थे। वो फ़ौरन किताब छोड़कर खड़ी होगी। मैं भला वहाँ जाकर क्या करूँगी, और वैसे भी घर पर इतने काम है, मेरा नहीं ख्याल मेरा जाना मुमकिन है। इससे पहले को वहाँ से गायब होती वासिफ ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। काम वगैरह की फिक्र क्यों करती हैं, ये आपका मोटू है ना, सब देख लूँगा। आप जाओ और वापसी पर मेरे और अब्दुल्ला के लिए बर्गर भी लाना। इसने मिन्नत भरी नज़रों से वासिफ को देखते हुए हाथ छुड़ाना चाहा, मगर आज वासिफ कुछ सोच चुका था। इसने मिसाल के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं हम सब की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ हुआ था इसमें ना आपका कसूर था ना मेरे भाई का। फिर आप दोनों एक दूसरे को किस बात की सज़ा दे रहे हैं। इमसाल के चेहरे पर पत्थरों से सख्ती तो आई, पर रंग धुले लट्ठे जैसा हो गया। इसने वासिफ के बंधे हुए हाथ खोल दिए। बोली तो आवाज़ कांप रही थी, आज के बाद ऐसी कोई बात मत करना वासिफ। ज्यादती कल भी मेरे अब्बू से हुई थी और आज भी, नतीजा कल भी मैंने भुगता था, आज भी मैं ही भुगत रही हूँ। मगर फ़र्क जानते हो क्या है? कल मुझे कोई शिकवा नहीं था। जो भी इनका फैसला था, इनको मेरे बाप की हैसियत से हक था और ये हक मैंने इनको बाखुशी दिया था। आगे जो हुआ वो मेरा नसीब, मगर अब जो हुआ ना मुझे जीने देता और ना मेरा दम घुटता ये सोच कर कि मेरे बड़ों ने ज़बरदस्ती मुझे किसी के सर पर थोप दिया। वो शायद इसकी मौजूदगी से गाफिल हो गई थी। पहले वो सारा सीन यूँ देखता और सुनता रहा जैसे इसके घर की नहीं किसी ड्रामे की स्टोरी चल रही हो। मगर इमसाल की आखिर बात ने इसे अपनी जगह से उठकर इसके मुकाबले आने पर मजबूर कर दिया। किसकी बात कर रही हो? इसकी आवाज़ अपने करीब सुनते वो बुतपन की तेजी से वहाँ से हट जाना चाहा, मगर इसने सामने आकर रास्ता रोक दिया। आज सरे बसर मौजूद छिड़ी गया तो बात करने में क्या हर्ज है। यूँ तो पिछले 6 माह से दोनों एक दूसरे के निकाह में थे, मगर आज पूरे 4 साल बाद वो इसके साथ बराह रास्त मुखातिब हुआ था। इमसाल को यूँ लगा जैसे सीने में से सारी हवा ख़त्म होगी। वो आज 4 साल बाद फटी आंखों से इसे अपने करीब खड़ा देख रही थी। इसके सामने खड़े आदमी की शक्ल पर रकम था कि वो बड़ी लंबी मुसाफत करके इस तक आया। जिस चेहरे पर हम्मा वक्त शौकीन मुस्कुराहटें बिखरी रहती थी, इसकी शख्सियत ही नहीं, हर वक्त बोलती रहने वाली आंखें भी खामोश थीं। मेरा रास्ता छोड़ दो। बात दरमियान में रह गई क्योंकि इसकी टांगों ने बोझ उठाने से इनकार कर दिया। तारीकी में डूबते जहन में बस एक एहसास बचा कि इसको थामने के लिए जिसके हाथ इस जाने पड़े थे वो इसका नहीं था। वो शानदार आन बान वाला शख्स जिसके सर पर सफ़ेद बाल ज़्यादा और काले कम थे, वो हर लिहाज से मुकम्मल था। इसकी दस्तरस में था मगर इसका नहीं था। वो बेहोश होकर गिरने लगी, मगर इसने इसको गिरने नहीं दिया, बल्कि इसको अपनी किसी कीमती मता की तरह संभाल लिया। तीनों बहन भाइयों के हाथों से तोते छूट गए। डॉक्टर के बाद अब्बू अम्मी ने भी सख्ती से मना किया हुआ था कि इस घर में कभी कोई मिसाल से इस मौजू पर बात नहीं करेगा, और आज यूं ही बातों बातों में बात हाथ से निकल गई। अगले 5-10 मिनट तक भी इसको होश नहीं आया। समरा तो बाकायदा रो रही थी। दादाजी ने समरा को डांट दिया, समी पुत्र तुम तो चुप करो, और तुम दोनों भाई इसको अस्पताल ले जाओ। मेरा दिल घबरा रहा है, कब की यूं ही बेसुध पड़ी है। इसने वासिफ को गाड़ी निकालने का बोला, खुद इसको उठाकर बाहर गाड़ी तक लाया। अस्पताल वालों ने जाते ही एडमिट कर लिया। इसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। ऑलरेडी से नर्वस ब्रेकडाउन भी हो गया। आप ये क्या कह रहे हैं? भला ऐसा कैसे मुमकिन है? सभी लोग आज ईद के डिनर पर साजिदा की तरफ इनवाइटेड थे। तब अलमास की शादी को 2 साल हो चुके थे। वो अपनी सास ससुर और बच्चे समेत मौजूद थी। इमसाल के ददियाल से पुप्पियाँ चाचू हत्ता के दोनों तरफ की पूरी फैमिली जमा थी। जब एजाज साहब ने सबके सरों पर बम फोड़ा। मुझे अब सब लोगों की थोड़ी सी त्वचा चाहिए। जब वो अपनी सीट से खड़े होकर बोले तो बच्चों समेत बड़ों की त्वचा भी हासिल हो गई। असल में इमसाल के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का सिविल इंजीनियर है, मेरे दोस्त का बेटा है। वो बोल रहे थे बाकी मौजूद हर बंदे को जैसे सांप सूंघ गया। सबसे पहले हमारा को बोलने का होश है। आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इन्होंने इस दफ़ा बराह रास्त हमारा से ही बात की। देखो हमारा, तुम खुद समझदार हो, तुम्हारे बेटे की तो अभी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई, और क्या गारंटी है कल कोई नौकरी करेगा या नहीं। तुम लोगों के पास सवाए सिकंदर की आमदनी के और कोई ज़रिया भी नहीं है। हर वालिदैन का यह हक हासिल है कि वो अपनी औलाद के लिए बेहतर से बेहतरीन का इंतखाब करे।
इब्साम और इमसाल का रिश्ता आगे चलकर इतना कामयाब होता दिखाई नहीं देता। मियाँ बीवी में से किसी एक को तो संजीदा मिजाज होना चाहिए। यहाँ इमसाल से भी दो हाथ आगे है। सिकंदर और इब्साम तो दोनों सर झुकाकर इजाज़ की बातें सुन रहे थे, मगर अमारा ने थल थल बहते आंसू पल्लू से साफ किया। इजाज़ भाई, जब शादी का वक्त आएगा इमसाम ऐसा थोड़ी रहेगा, और मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, देख लीजिएगा बहुत तरक्की करेगा। इजाज़ ने दरमियान में टोक दिया। सिकंदर, अमारा को समझाओ, पागलों जैसी बातें ना करें। मैं महीने 2 में इमसाल की शादी फरीद के साथ कर रहा हूँ। तुम्हारे बेटे को स्टैब्लिश होने के लिए सालों दरकार है, और मैं किसी शराब की उम्मीद में अपनी बेटी को नहीं बिठा सकता। और आप सब लोगों के सामने बात करने का मकसद ही यही है कि दोबारा कोई मुझसे इस मौजू पर बात ना करे, क्योंकि ये मेरा आखिरी फैसला है। सिकंदर अपनी जगह से खड़े हुए तो अमारा और बच्चों को भी चलने का इशारा किया। इजाज़ भाई, आपकी हर बात अपनी जगह दुरुस्त, मगर अच्छा होता अगर आप बच्चों की खुशी का ख्याल कर लेते। सिकंदर की बात पर इजाज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सिकंदर, इमसाल मेरी बेटी है और मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। अगर इस बात में ज़रा सा भी मुझे शक होता ना कि इमसाल की मर्ज़ी बाप के सिवा होगी, तो यूँ तुम सब लोगों के सामने इस तरह खुलकर बात ना करता। बाप के अल्फाज इमसाल के जलते हुए दिल पर ठंडी बर्फ़ बनकर ऐसे गिरे कि हर जज्बा मर गया। अंदर बाहर पुरसुकून खामोशी छा गई। रात को सोने के लिए अपने कमरे में आई तो अलमास ने से इसका फ़ोन थमाया, जिस पर 15 के करीब इमसाल की मिस कॉलें आई हुई थी। इसने सारे लॉक क्लियर कर दिए, सारे मैसेज पढ़े बगैर डिलीट करते हुए अपना फ़ोन हमेशा के लिए बंद कर दिया। साजिदा सर खपा खपा कर तंग आ गई तो खामोशी से हथियार डाल दिया और चुप रह गई। इमसाल तो इसने बाप के खिलाफ हथियार उठाए ही नहीं थे। इस दिन सुबह अलमास ने इसके कमरे में आकर इतला दी कि आज इसका लहंगा खरीदना है, तो अम्मी इसको साथ चलने का बोल रही, जल्दी तैयार होकर आओ। इमसाल ने कोई सवाल जवाब ना किया, तैयार होकर अलमास और अम्मी के साथ चल दी। अलमास ने न जाने कि अनजान और कदरे सुनसान रास्तों से गाड़ी भगा रही थी। मार्केट का रास्ता तो दूसरी जानिब था, और जब इसने गाड़ी रोड पर ही एक तरफ खड़ी कर दी और वहाँ सिकंदर मामू की गाड़ी पहले से खड़ी देखकर इमसाल को अपना गला खुश्क होता महसूस हुआ। इसने शिकवा भरी नज़रों से अलमास को देखा, जिसने जवाब में कंधे उचका दिए। अम्मी अलमास के साथ अगली सीट पर थी। इब्साम आकर पिछली सीट पर इमसाल के बराबर बैठ गया। कुछ लम्हे वो इमसाल को अपनी सुर्ख होती आंखों से घूरता रहा, जबकि इमसाल ने एक दफ़ा भी इसकी तरफ न देखा। तो अब मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि तुम मुझसे बात करना भी पसंद करो, ना ही मेरी शक्ल देखना चाहती हो। इब्साम के लहजे में गुस्सा था। तुम्हें इस तरह से यहाँ मुझे रोकना नहीं चाहिए था, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। तो जवाब में वो फट पड़ा। फ़ोन मेरा तुम उठाती नहीं हो, घर तुम्हारे आने की मुझे अब इजाज़त नहीं है, और मैं क्या करूँ। इमसाल में सलसल बाहर देख रही थी। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे अब्बू अपना फ़ैसला बदलने वालों में से नहीं है। जो बात इन्होंने कर दी है वही फ़ाइनल है। इस हकीकत को मान लो, और आइंदा मुझसे कज़न की हैसियत से मिलने तुम मेरे घर भी आ सकते हो, मगर और किसी ताल्लुक़ को हवाला बनाकर मुझे चोरों की तरह ना मिलना। इब्साम ने ज़ोर ज़ोर से हंसपना सरस बात मिला। तुम बाप बेटी तो बड़े बासूल लोग निकले भाई। अगर तुम्हें याद हो तो मुझसे तुम्हारा जो ताल्लुक़ माजी में जोड़ा गया था, वो भी तुम्हारे बाप की मर्ज़ी से जुड़ा था। फिर वहाँ तुमने इससे क्यों नहीं पूछा, क्यों अपनी ज़ुबान से फिर गया। दोनों इस बात से बेपरवाह बोलते जा रहे थे कि अगली सीट पर बैठी साजिदा कितनी मुश्किल से अपनी हिचकियाँ दबा रही थी। इस दफ़ा इसने इब्साम की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। इब्साम, सिकंदर, तमीज़ से बात करो। और कौन सा मैं तुम्हारी निकाह में रही हूँ? मंगनी थी तुम्हारे साथ मेरी, और जानते हो मंगनी की शरई कोई हैसियत नहीं होती। क्या मैंने आज तक कभी तुमसे किसी किस्म का कोई जज्बातीपन का इजहार किया? जहाँ तक रही मजाक की बात, तो कज़न होने की हैसियत है, वो सबके साथ मेरा रवैया हमेशा एक साथ रहा है। हाँ, अगर कोई अभी भी मुझे चुनने का हक देता तो मैं अपनी खाला की बहू बनना पसंद करती, मगर यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं, इसलिए आइंदा इस मौजू को मत छेड़ना। अपनी बात बड़े तहम्मुल और मजबूत लहजे में पूरी करने के बाद इसने रुख मोड़ लिया। इब्साम थोड़ी देर तक खामोशी से इसकी कही सब बातों को अपने अंदर जज़ब करता रहा। बिलाकर धीमे लहजे में बोला, आशिक तो मैं तुम्हारा था ही नहीं कि अब तुम्हारी शादी के रोज़ खुदकुशी की कोशिश करूँ या नाकाम आशिकों की तरह जैसे दुखी गाने सुन सुन कर रोऊं। पर जानती हो, मेरी अना को बहुत ठेस पहुंची है और इस वक्त शदीद बिलबिलाहट का शिकार है। जी चाहता कि तुम्हें जान से मार दूं, या कम से कम इन लोगों को कुछ कह सकूं जिन्होंने ये नाम नेहाद शोशा छोड़ा था। अपने पीछे गाड़ी का दरवाज़ा इस कदर ज़ोर से बंद करके गया, इमसाल अपनी जगह उछल कर रह गई। अगले चंद सेकंडों में इब्साम की गाड़ी धूल उड़ाती हुई मंदिर से गायब हो गई। इमसाल, जो अभी तक बड़ी मजबूती से खड़ी थी, एकदम से फूट फूट कर रोती। फरीद में हर वो खूबी थी जो इसको ज़ाहरी तौर पर पुरकशिश बना दी। वो तनहा 2 मरबा राजी का मालिक था। 2 अदद नए मॉडल की बड़ी गाड़ियाँ इसकी ज़ाती मलकियत थी। अच्छा खाना, आला ओढ़ना। शादी के शुरू के दिनों में जितनी दफ़ा वो मायके खूब फल मिठाइयों से लदी हुई आती, ये इतनी बड़ी गाड़ी समेत ड्राइवर के छोड़ने और ले जाने आती। मगर फरीद मसरूफियत की बिना पर सिर्फ एक दफ़ा ही आया। इमसाल के बेसाख्ता कह के जिनसे माँ का दिल हमेशा डोलता था, अब धीमी सी मुस्कुराहट में बदल गए। पहले तो महीना में एक चक्कर लगा ही लेती, फिर 2-2 महीने गुजर जाते, फ़ोन तक न करती। माँ बाप दिल के हाथों मजबूर होकर फ़ोन करते तो नौकर जवाब देते, बीबी फरीद साहब के साथ बाहर गई हैं। माँ बाप यही सोचकर पुरसुकून हो जाते कि अपने घर खुश और मगन है, चलो जब फुर्सत होगी तो मिलने आ जाएगी।
जितनी दफ़ा आती इसकी सेहत पहले से भी मुरझाई हुई होती, मगर हर दफ़ा मुस्कुराकर माँ बाप को तसल्लियाँ देकर मुतमिन कर जाती। 1 साल का अरसा यूं ही सामने नजर आने वाली हकीकतों को झुठलाते गुजरा। दूसरी तरफ अमारा और सिकंदर इमसाल की शादी के 3 माह बाद ही मुल्तान से लाहौर शिफ्ट हो गए। दोनों घरों में आना जाना मिलना मिलाना सब गए दिनों की बातें हो गई। अमारा और सिकंदर ने तो किसी किस्म की फैमिली फंक्शन में शिरकत में भी मसरूफियत की बिना पर तर्क कर दी हुई थी। कभी किसी जगह फौतगी वगैरह पर भी बहनों बहनों का सामना होता था तो एक दूसरे से सलाम भी नज़र चुराते हुए ली जाती। अलमास का वीज़ा अगर वो बच्चों समेत मियाँ के पास जाने की तैयारियों में थी। इमसाल के घर फ़ोन पर फ़ोन किया, मगर हर दफ़ा मुलाजिम उठाकर कोई ना कोई बहाना बना देता और फिर खुद ही 2 दिन बाद आ गई। आम सा सूट था जिसका रंग उड़कर बदरंग हो चुका था। पैरों में आम सी घर में पहनी जाने वाली चप्पल, चेहरे पर बेरौनकी और आंखों में दुनिया भर की बनानी। साजिदा ने बेख्तियार रोते हुए से गले लगा लिया। ये क्या अपनी हालत बनाई हुई है? इसने माँ से नज़र चुराई। मुझे अपना कोई जोड़ा दे दें या अलमास साहबा का कोई पुराना जोड़ा पड़ा तो वो दे दें, मैं अब्बू के घर आने से पहले बदल लेती हूँ। आप भी इनको कुछ मत बताइएगा। असल में फ़रीद की अम्मा ने मुझे आने की इजाज़त दी तो मैंने जल्दी में कपड़े भी न बदले कि कहीं फिर वो अपना फ़ैसला न बदलें। कभी कभी वो बहुत सख्त रवैया अपना लेती हैं। वो एक ट्रांस में बोल रही थी। साजिदा के आंसू भल भल बह रहे थे। मुझे पता था तुम वहाँ खुश नहीं हो। साजिदा ने हिचकियों के दरमियान बोली तो इमसाल ने तेजी से इनके होंठों पर अपनी हड्डियां निकला हाथ रख दिया। ना अम्मी प्लीज़ ऐसा ना बोले, मेरी इतने अरसे की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अम्मी मेरी सास को मेरी पहली मंगनी का इल्म नहीं है, अगर भनक भी पड़ी ना तो मेरी नेक नामी पर धब्बा लग जाएगा। और यकीन माने मैं खुश हूँ, सबको खुश रखने की पूरी कोशिश भी करती हूँ, मगर वो लोग फिर भी नाराज़ ही रहते हैं। असल में जो इनका मुतालबा था वो पूरा करने से मैंने इनकार कर दिया, इसलिए नाराज़ होकर फ़रीद ने दूसरी शादी कर ली। मगर आप फिक्र ना करें, थोड़ा गुस्से वाला है, कभी कभी हाथ उठा लेता, मगर दिल का बुरा नहीं है। वो तो जैसे बहुत अरसे बाद बैठी तो दिल का सारा गुबार निकाल कर उठती, मगर दरवाजे के करीब किसी को खड़ा खड़ा लहरा कर गिरा था। वो इमसाल का बाप था। इस दिन इनको पहला हार्ट अटैक आया। अलमास का जाना फ़िलहाल मुलतवी हो गया। सबकी तवज्जो इजाज़ की तरफ होगी जो एक दिन में ही बूढ़े बूढ़े हो गए थे। कुछ बेहतर होकर घर आए और फ़रीद के बाप जो कि इनका अपना दोस्त रहा था अपनी बेटी का कसूर जानना चाहा तो मालूम हुआ फ़रीद चाहता था कि इमसाल अपने बाप की जायदाद में अपना हिस्सा तलब करे, जिसको सुनते ही इमसाल ने कतई इनकार कर दिया। इसके इनकार का मज़ा चखाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी उसने, और अब इस घर में इमसाल की हैसियत नौकरों से ज़्यादा न थी। और ये सब इमसाल के इनकार का नतीजा था। अगर अच्छी बीवी साबित होती तो भला फ़रीद को क्या पड़ी थी दूसरी शादी करने की? ऊपर से शादी को 1.25 साल होने को है, पर अभी तक इमसाल की जानिब से कोई खुशखबरी न मिली, जबकि दूसरी बीवी से फ़रीद को आती अच्छी खबर मिली थी। इमसाल के सास ससुर ने रात को फ़ोन पर इजाज़ और साइतों को इनकी बेटी की नालायकियाँ गिनवाई और दिन चढ़ते फ़रीद की तरफ से रजिस्ट्री से तलाक वसूल हो गई। जिस बाप को इजाज़ ने बड़ी खुशी से शुरू किया था और इनकी बेटी ने अपना खून देकर लिखा था, वो यूं ही खामोशी से ख़त्म हो गया। हुण डुब के मर जावे इजाज़ बैठा है ना, उधर रिश्ता तोड़ के जड़ी ज़ाहिरी चमक दमक देखी सी ना, हुण हाथ कुछ भी नहीं आया। अलमास अमेरिका चली गई। टीबू अपनी पढ़ाई में सर देकर और ख़ामोश हो गया और इमसाल सारी हिम्मतें मजतमा करके अपने माँ बाप को संभालने लगी। कभी कभी सबसे छुप कर रो भी लेती। एक दिन अम्मी से बोली, क्या मैं नौकरी करके किसी हॉस्टल में रह लूँ? इसकी इद्दत पूरी हुए भी महीने गुजर चुके थे। साजिदा इसकी बात पर हक्का बक्का रह गई। ऐसी बात क्यों की तुमने? वो बेबसी से माँ की तरफ देखते हुए बोली, असल में लोग तो यही समझते होंगे ना कि मेरे जैसी लापरवाह और माई मुंडा सी लड़की की शादी अगर टूटी है तो इसमें मेरा ही कसूर होगा। मुझे संजीदगी से रिश्ते निभाने आए ही नहीं होंगे, इसलिए अगर मैं हॉस्टल में रहूँगी तो किसको क्या पता चलेगा कि लोग पूछेंगे तो कह देना कि ससुराल में है। साजिदा ने अपनी इस बेटी की शक्ल देखी जिसको शादी से पहले अंडा तक उबालना ना आता था, जिसने अपने कपड़े तक न कभी खुद से धोए थे और न इस्त्री किए थे, जो खाना भी माँ से निकलवा कर खाती। आज सारे घर की सफाइयाँ वो दिन उगने से पहले कर लेती। माँ बाप भाई के कपड़े धोने और इस्त्री करने के बाद इनके कमरे में तैयार मिलते। खाना तीनों वक्त का एंड टाइम पर ताज़ा गरम गरम मिलता। वो सर से पाँव तक बदल गई हुई थी। कभी सारा सारा दिन गुजर जाता, इसकी आवाज़ सुनने को न मिलती। साजिदा जब बहुत देर तक इसको एक जकटक गौर से देखती रही तो इसने इनका बाजू खींच कर मतवज्जा किया। अम्मी आपने जवाब नहीं दिया। साजिदा चौंक कर खड़ी, मेरे साथ इसका भी बाजू पकड़ कर खड़ा कर लिया और ले जाकर एजाज के सामने खड़ा कर दिया और बोली, इमसाल आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे तुम पर फ़ख्र है कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारी शादी करते वक्त गलती हम लोगों से हो गई थी, इन लोगों को परखने में, और मैंने तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी बेटी इतनी मामला फहम है कि अपने मसाइल खुद ही खामोशी से हल करती रही। मगर तुम ये भूल कि सब्र भी एक हद तक किया जाता है। अच्छा वह इन लोगों ने खुद ही तलाक भेज दी, क्योंकि मेरा और तुम्हारे अब्बू का तुम्हें वहाँ वापस भेजने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हें सर झुकाकर शर्मिंदगी की ज़िंदगी गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो वो करें जो गलत है। मेरी जान, तुम्हारा तो कहीं कोई कसूर है भी नहीं। तुम हॉस्टल में रहना चाहती हो, रह लो, तुम्हारे अब्बू दाखिला करवा देंगे। तुम नौकरी करना चाहती हो, कर लो, मगर लोगों के डर से नहीं। जो भी करना है अपनी मर्जी और खुशी के लिए करो। लोगों की हमें कभी कोई परवाह नहीं रही। साजिदा बोल रही थी और इजाज़ इस दौरान खामोशी से सर झुकाकर खड़ी मिसाल का जायज़ा लेते रहे। फिर नरमी से मुखातिब करते हुए अपने बराबर बैठने का इशारा किया। वो वैसे ही चुपचाप इनके पास बैठ गई। इजाज़ ने शफकत से इसे अपने साथ लगा लिया। नौकरी करना चाहती हो तब भी कोई मसला नहीं, मगर अगर आगे पढ़ना चाहो तब भी मैं तुम्हारा दाखिला करवा देता हूँ।
इसने नफ़ी में सर लाया। फरीद की अम्मी कहती थी कि मैं बहुत कोड़ मगज़ हूँ, कहीं कोई चीज़ रख दूँ तो याद नहीं रहता कहाँ रखी है। खाना पकाने खड़ी होती तो ना जाने कहाँ खो जाती हूँ कि खाना जल जाए तो मुझे बदबू तक नहीं आती। अब्बू सच बता रही हूँ, ये सब बातें झूठ में कह दी थी मुझे फरीद से डांट पड़वाने के लिए, मगर अब्बू मुझे लगता है कि अब इनकी कहीं बातें सच होती जा रही हैं। मैं अब काम पर और ज़्यादा तवज्जो देती हूँ और पढ़ाई तो मुझसे अब कभी नहीं हो सकेगी। मैं तो नौकरी भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये दोनों काम जिम्मेदारी वाले हैं, और अब्बू जी मुझे नहीं लगता कि मैं कोई जिम्मेदारी उठाने की अहल भी हूँ। वो तो लोगों की बातों की वजह से मैंने सोचा नौकरी के बहाने मंजर से हट जाती हूँ। इसकी बातों ने एजाज और साजिदा के दिल में खंजर चलाए, मगर दोनों ही इसके सामने नॉर्मल है। अपने आंसू अंदर ही अंदर पी गए। कुछ देर खुद को हौसला देने लेने के बाद एजाज साहब गला साफ करते हुए बोले, मैंने कल घर वापसी पर देखा था जो पिछली गली में एक नया कोचिंग सेंटर खुला ना, वहाँ पर प्राइमरी के बच्चों के लिए मैथ की ट्यूटर के लिए ज़रूरत है, और मेरी बेटी के तो स्पेशल सब्जेक्ट ही यही रहा है। मेरा तो ख्याल है वहीं ज्वाइन कर लो, किसी गरीब का भला हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर बेस्ट आइडिया के सन्नतजार में दाखिला ले लो, नए दोस्त बनाओ, गुजरे वक्त और लोगों को भूल जाओ। इसने साफ इनकार करना चाहा, मगर अब्बू ना माने। तुम ये जो वक्त घर पे सारा दिन खामोशी से कामों में मगन गुजारती हो ना, ये तुम्हारे जहन को घन आलूद कर रहा है। तुम्हारे पास अगर कोई और आइडिया है तो बताओ, वरना ये जो 2 मशीन मैंने दिए ना, इनमें से एक चुन लो। वो थोड़ी संजीदगी से अब्बू का चेहरा देखती रही। पिछली गली में तो कदम रखे भी ज़माने बीत के, पिछली गली का नाम सुनकर ही आंखों के सामने कई यादें और चेहरे घूम गए। इसने धीमे से अपना फैसला सुना दिया, सन्नतजार। एक दिन टीपू के साथ जाकर सारी मालूमात ले आई। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में 6 माह का डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा था, इसी में दाखिला करवाई। मसरूफ़ तो पहले ही रहती थी, अब और भी मगन होगी। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता किसी डगर को चल ही पड़ी। फारिग वक्त में टीपू की फरमाइश पर नए नए खानों के तजर्बे होने लगे। फ़ोन पर अलमास को खाने में घर में पर्दे और कारपेट के कलर स्कीम पर मशवरे दिए जाने लगे। साजिदा की कोशिश से जो इसे वक्तन फ़वक्तन कभी लाड से कभी सख्ती से खाने की चीज़ें खिलाती रही थी, अब दोबारा से चेहरे पर गुलाबीपन छलकने लगा था। इसके लिबास भी साजिदा खुद न लाकर ना सिर्फ तैयार करवाती, बल्कि इसे खुद ज़रूरत ही महसूस ना होती। इस तरह की छोटी छोटी कई और बातें साजिदा अलमास के सामने शेयर करके रो पड़ती कि इसे अपने हम उम्र लड़कियों के जैसे बनने संवरने का कोई शौक चाहती ही ना रही थी। अलमास जवाब में इन्हें तसल्ली देती कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जैसे भी था, ज़िंदगी पुरसुकून हो ही गई थी कि लाहौर से एक पत्थर आया और तूफान ही उठा गया। अमारा और सिकंदर ने 3.5 साल बाद इनके घर की दहलीज पार की, और इन 3 सालों की मसाफत 30 सालों के बराबर महसूस हुई। आते ही उन्होंने सीधे लफ्ज़ों में कहा, इजाज़ भाई, हमारे बेटे की अमानत आपके घर थी जो गलती से आपने गलत पते पर भेज दी। आज हम इसे आपसे दोबारा मांगने आए। हमें हाँ या ना नहीं चाहिए, बस ये बता दें कि हम अपनी बेटी को लेने किस दिन आए। इन लोगों की आला ज़रफ़ी पर एजाज़ की आंखों में आंसू आ गए। साजिदा तो जैसे फिर से दुनिया में आ गई। इल्मास, टीपू, समरा और वासिफ की तो जैसे ईद हो गई। मगर इमसाल ने सुना तो हत्ते से उखड़ गई। इसका इस रिश्ते से सफ़ा चट इनकार सबकी मन्नतों से भी ना बदला। लाड प्यार से समझाने से, डांटने से इस पर किसी की किसी बात का कोई असर ना हुआ। वो नरम होम प्यार करने वाली इमसाल ज़िद्दी और हठधर्म हो गई। इसकी फिक्र ने इन्हीं दिनों एजाज को आईसीयू का दूसरा चक्कर लगवा दिया, और किसी के आगे ना हारने वाली इमसाल बाप के प्यार के आगे हार मान गई। अपनी बर्बादी और ख़ानदान के लोगों की मौजूदगी में अमानत अपने असल हकदार को मिल गई। अपनी बरादरी, बर्बादी नहीं, बरादरी किधर गया, जहाँ का टुकड़ा था वहाँ आखिर वहीं आ लगा। मगर वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी साबित हुए। इमसाल ने शादी वाले रोज़ कपड़े तो पहन लिए, मगर मेकअप करवाने से इनकार कर दिया। मेहंदी तक ना लगाई तो दूसरी तरफ भी सारी फैमिली खूब बन ढंड कर रोब से आई, सवाए इसके जिसका निकाह था। इब्साम ने ना गले में माला पहनी, ना ही नया सूट या जूते पहने। वही कई दफ़ा का पहना सादा सा शलवार सूट पहन के निकाह पढ़वाने आ गया। इमसाल के कानों तक कई जुमले पहुँचे। किसी ने कहा, लगता नहीं कि इब्साम अपनी रजामंदी से है। कोई बोली, अरे तुमने देखा कैसा कितना संजीदा और चुप बैठा था। पर एक फिक्र इसकी दूर नज़दीक की तकरीबन हर कज़न ने आकर इससे कहा कि हाय अल्लाह इमसाल, तुम्हारा दूल्हा तो इतना सोबर और बावकार लग रहा है। और इस सोबर और बावकार नजर आने वाले दूल्हे ने निकाह के वक्त 1.5 करोड़ का हक महर ना सिर्फ लिखवाया, बल्कि अपनी जेब से हक महर का चेक निकाल कर निकाह ख्वां के सामने रख दिया। सारे हाल में चहमगोइयाँ होने लगी, और जब वो चेक इमसाल तक आया तो तौहीन के शिद्दत से चेहरा खून रंग हो गया। जी चाह भरे मजमे में जाकर इस चेक के टुकड़े टुकड़े करके इसके मुंह पर मारा है, मगर ऐसा ना कर पाई और रुखसत होकर लाहौर आ गई, जहाँ इसका दिलो जान से इस्तकबाल हुआ। ये अलग बात कि दूल्हा सारे मंजर के दौरान सिरे से गायब रहा। वैसे इंसाल बीबी, तेनू इन्ना क्यों दुख हो रहा उनके कपड़े ना पाते, तू भी तो सिर्फ कपड़े बदले, तू कड़ा कोई तैयार होकर बैठी हो दे जिदी बारा तो भी साजी बन ठान के आंदा। और जिन्नी तू भैड़ी तो ना की है, माना कि तुम अपनी जगह पे बहना राइट थी बहन, लेकिन होई तो मुंडे ना भैड़ी है ना। किधर गया,
घर में मेहमान ना होने के बराबर ही आए थे वहाँ, वरना ज़्यादा हाल में ही चले गए थे। और वो जो मेहमान थे वो भी नीचे ही सामान के ऊपर वाला पूरा पोर्शन सिर्फ इमसाल और इब्साम के हवाले कर दिया गया। वो कमरे में बंद हो गई और दुल्हा मियाँ सिटिंग रूम में बैठे मज़े से CNN पर आने वाला खबरनामा देखते देखते वहीं सो गए। और 2 दिन बाद अपना बैग पकड़े वापस इस्लामाबाद ड्यूटी पर जा हाजिरी दी। और दोनों की जो बिगान की ताल्लुक की पहले दिन थी, शादी के 6 माह बाद तक भी वो कायम रही थी। अभी चले ना, पहले ही ज़ियाद की सुबह से 3 फ़ोन आ चुके हैं। वो भी लेने आना चाह रहा है, मैंने शाम तक की इजाज़त लिया। और अब अगर इसके आने के वक्त भी मैं घर पे होने की बजाय मार्केट में घूम रही हुई तो डांट पड़नी पक्की है। हमारा ने सर पीट लिया, समरा मैं सख्त तंग हूँ तुम्हारे इन कामों से। 2 दिन से तुम जा रही हो बाजार और फिर भी तुम्हारी चीज़ें नहीं पूरी हो रही। चिड़ी के बोर्ड से तुम्हारा बच्चा अलग परेशान होता है, ऊपर से इस वक्त घर पे आया और घर पे आपा और इजाज़ भाई आए हुए हैं। इनको अकेला बिठाकर मैं घर से निकल जाऊँ? कोई अक्ल से काम लिया करो। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि सब कुछ अभी ही आ जाए आए। जो चीज़ें रह गई हैं बाद में हम खरीद कर वासिफ के हाथ भेज देंगे। अब जाओ, जाकर अपना सामान पैक करो या फिर ज़ियाद गुस्सा करेगा जब ऐन वक्त पर चीज़ें इकट्ठी करने बैठोगी। अमारा की बातों पर समरा सब्र की घूंट भरती बोली, सामान मिसाल ने सारा पैक कर दिया। अमारा की तेवरी चढ़ गई, मेरी बेटी की तबीयत अभी पूरी तरह संभली भी नहीं है और तुमने अपने काम इसके सर पर डाल दिए। समरा ने नाक से मक्खी उड़ाई, माफ़ कीजिएगा मगर आपकी जो बेटी है ना, मुझे तो किसी काम को हाथ लगाने नहीं देती कि जैसे क़यामत ही आ जाएगी। अमारा गहरी सांस खींच कर रह गई क्योंकि समरा सच ही कह रही थी। समरा ने माँ के चेहरे पर उदासी देखी तो अपनी जगह से उठकर इनके पास आ गई। आपकी बेगम साहिबा आपके लिए उदास हो रही थी कि बहुत दिन से अपने सरताज की ये क्या यार मिस हो गया जी पेज लोको लब के लिए आई रीच किसी पास से। आप इंसान को समझाती क्यों नहीं है? 7 माह पूरे हो गए इन लोगों की शादी को और इस दिन पहली दफ़ा भाई ने बराह रास्त मिसाल को मुखातिब किया और इसका जो नतीजा आपने भी देख लिया। अब बिल्कुल ठीक सबके साथ हंस बोल रही होगी। अभी भाई आ जाएंगे तो देखिएगा इसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। अमारा ने उदासी से सरस बात में लाया, मेरी तो खुद समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तुम ज़रा इब्साम को नंबर मिलाओ ना, इसकी तो खबर लूँ। समरा ने परस से अपना मोबाइल बरामद किया, अभी तो ऑफिस में होंगे, हो सकता है फ़ोन ना उठाए। समरा ने मोबाइल नंबर मिलाया, चौथी बेल पर इसने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम हमशीरा, खैरियत जो इस वक्त कॉल की? समरा ने चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ की क्योंकि वह इसे हमेशा शाम के वक्त ही फ़ोन करती थी। आपकी बेगम साहिबा आपके लिए उदास हो रही थी कि बहुत दिन से अपने सरताज की आवाज़ तक नहीं सुनी। मैंने सोचा आपसे इनकी बात करवा कर नेकी कमा लूँ। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। बात तो वो कोई और करने चाह रही थी मगर इसी वक्त इमसाल को देखकर शरारत सूझी जो कि हमारा को सिकंदर का पैगाम देने आई थी कि वो आपको बाहर बुला रहे हैं। खाला जानी आपको बाहर बुला रहे हैं। लाइन की दूसरी तरफ भी ये आवाज़ गई। धड़कनों में कुछ उथल पुथल हुई। समरा ने कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर फ़ोन इमसाल के हवाले किया। भाभी अगर इस घर के किसी फ़र्द से थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो प्लीज़ लाइन मत काटना। हम सबका इतना ख्याल रखती हो, हमें भी तो मौका दो अपने लिए कुछ करने का। इनके रूबरू होकर बात नहीं करनी तो ना करो। दोनों फ़ोन पर तो हाल अहवाल पूछ सकते हो ना। भाई तुम भी प्लीज़ फ़ोन बात मत करना। अपनी बात मुकम्मल करके समरा ने हमारा का हाथ थामा। आए अम्मी बाहर खाला लोगों के पास चलकर बैठते हैं। अगले लम्हे वो बाहर निकल कर दरवाज़ा बाहर से बंद कर गई। इमसाल हक्का बक्का अपनी जगह खड़ी रह गई। जिस हथेली पर फ़ोन रखा था वो हथेली बुरी तरह कांप रही थी। वो कभी बंद दरवाजे को देखती, कभी हथेली पर रखे फ़ोन को। अचानक फ़ोन की तारीख स्क्रीन रोशन हुई तो सामने वो था, 3 पीस सूट पर सोबर सा हेयर स्टाइल, खूबसूरत चेहरे पर नरमी का तासुर। इमसाल को ये भी मालूम न था कि वो भी इसको देख रहा है। फ़ोन को सामने रखकर कितनी देर तक इसके चेहरे को देखती रही जो कि बेहिस्सो हरकत नज़र आ रहा था। जब इमसाल को यकीन होने लगा कि लाइव नहीं बल्कि इसकी तस्वीर नज़र आ रही है तो दूसरी तरफ इसके वजूद में हरकत पैदा हुई। अचानक पीछे कुछ आवाज़ें आईं जैसे कोई दरवाजे पर नॉक करके अंदर आया। इमसाम ने फ़ोन की स्क्रीन से नज़र हटाकर सामने देखते हुए कहा, यार मेरी मीटिंग ज़रा कैंसिल कर दो और देखो जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर मत आने देना। आने वाला जो कोई भी था बस यस सर कहता हुआ दरवाज़ा बंद करके चला गया। अब एक दफ़ा फिर वो दोनों आमने सामने थे। कुछ देर तक यूं ही खामोशी से तकते रहने के बाद वो बोला तो लहजे में इंतहा की नरमी थी, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? इसने ज़ब्त करने की बहुत कोशिश की मगर आंसू बेख्तियार होकर बहते चले गए। इसके सवाल के जवाब में ढेर आंसू देती चली गई। दूसरी जानिब इसके चेहरे से ही इसकी बेचैनी छलकने लगी। पहले तो तहम्मुल से इंतज़ार करता है कि अब चुप करती है मगर जब सिलसिला तवील निकल पड़ा तो सख्ती के साथ हुक्म दिया, इमसाल अब बस। सुना तुमने मैं क्या कह रहा हूँ? नो मोर टीयर्स विमन। इमसाल की मज़ीद हिचकी बन गई। इमसाल ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नरमी से हाथ फेरते हुए इसके आंसू साफ करने चाहे। क्यों कर रही हो ऐसा? थोड़ी देर तक इसको अपनी सुर्ख होती आंखों से देखता रहा, फिर अपनी सीट से खड़ा होकर जैकेट उतार कर कुर्सी की पुश्त पर डाली, कफ खोल कर फोल्ड किया, टाई की नॉट ढीली करते कॉलर का ऊपरी बटन खोलता हुआ वापस अपनी जगह पर बैठ गया। यह सब अमल इसने अपना इज़्तिराब और बेचैनी कम करने की कोशिश में किया था। कभी तुम्हें यह ख्याल आया कि मैं भी गोश्त पोस्ट का बना हुआ एक आम सा इंसान हूँ इमसाल?
मैं समझ सकता हूँ कि तुम उदास हो, दुखी हो, जानता हूँ बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा, मगर ये भी तो सोचो ज़िंदगी ने अच्छा तो मेरे साथ भी नहीं किया। मेरी दोस्त छीन गई, वो लड़की जिसको बचपन से दिल में बिठा दिया था कि मेरी है, अचानक से किसी और के हवाले कर देगी। जानती हूँ इन गुजरे सालों में एक रात भी मैं सुकून की नींद नहीं सोया हूँ। एक वक्त तो मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा, फिर खुद को मलामत करता कि यार एक लड़की तो थी, हो गई शादी कहीं और, व्हाट्स द ब्लडी बिग डील, मुझे और लड़की नहीं मिलनी क्या? मिलने लगी। और इस मुकाम पर मेरा दिल चाहता था कि लड़कियों की तरह ऊंची ऊंची बयान करके रहूं कि यार मुझे लड़कियों से क्या लेना, मेरी तो वो थी। इमसाल ने से दरमियान में टोका, जब तुम आखिरी दफा मुझसे मिले थे तुमने खुद कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई इश्क नहीं था जो दुखी गाने सुनकर रोते रहोगे, या फिर तुम्हें तो सुकून की नींद सोना चाहिए था ना। इब्साम के चेहरे पर खूबसूरत सी नरम मुस्कुराहट फैल गई। वो मेरी गलत फहमी साबित हुई, जब तक तुम करीब रही कभी ऐसा कोई ख्याल जो नहीं आया था। एक दफ़ा दूर के भी हर तरफ तुम ही तुम रह गई थी। इब्साम की तो ज़ात ही ख़त्म होगी। इमसाल मुझे अंदाज़ा तक नहीं था, यकीन करो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुमने मेरे अंदर तक कितनी गहराई तक जड़ें खोदी हुई हैं। वो एकटक इसका चमकता हुआ चेहरा देख रही थी। अचानक इमसाल न जाने किस एहसास के ज़ेरे सर परेशान सी होगी। थोड़ी देर पहले जो अपनी सी लग रही थी यकदम फिर इसकी आंखें अजनबी होगी। वो जो बहुत गौर से इसको पढ़ रहा था एक फ़ौरन अलर्ट हुआ। मेरी एक दो बातें गौर से सुन लो, फिर मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तुम बड़े आराम से जाकर अपने खाला खालू और दूसरे सब रिश्तेदारों की खिदमतें करती थी ना, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। इस ये बात अगर तुम ना भी कहो तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी वाज़ेह लिखी मिलती कि पूछने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तुम टेंशन का शिकार मत हुआ करो, टेंशन क्रिएट करने वाली तो मेरी ज़ात ही है ना, तो क्योंकि बाकी सब फैमिली के साथ तो तुम नॉर्मल हो, एक फ़कत मेरी ज़ात ही तुम्हें सब बखेड़े तो मैं ख़त्म कर दूंगा। पहले भी जब तुमने अपने वालिद साहब का साथ दिया मैंने कोई एतराज़ तो नहीं किया ना। हाँ थोड़ा सा एहतजाज तो यार वो मेरा हक था, वरना बकौल शायर हमने खुश होकर लुटना गवारा किया, समझा तेरी खुशी को मैं अपनी खुशी, मैंने तेरे इशारों का रखा भरम, तूने चाहा जहाँ मैं वहाँ लुट गया। और ये भी शायर ने शायद मेरे लिए कहा है कि तूने अपना बनाकर नज़र फेर ली, मेरे दिल का सुकून ना रहा लुट गया, मुझको लूटा लूटा तेरे इश्क ने जाने जा, मैं तेरे इश्क में जाने जान लुट गया। मैं कल भी खामोशी से एक तरफ हो गया था, आज भी हो जाऊंगा। बताओ इससे तुम्हारी परेशानी कम हो जाएगी? वो फिर से रोना शुरू हो गई तो इब्साम गहरी सांस भर कर रह गया। अगर मैं तुमसे भी अलहदगी ले लूँगी तो अब्बू यही सोचेंगे कि मैंने इनको माफ़ नहीं किया, हालांकि मुझे इनसे सिवाय तुम्हारे साथ शादी करवाने के और कोई इतराज़ शिकवा नहीं है। अगर मुझे ज़रा भी इल्म होता कि मेरी शादी को तुमसे करवा देंगे तो मैं कभी फ्री से अलहदगी न लेती, मैं इसके पैर पड़ जाती कि कभी किसी भी तरह इसको मना लेती कि अपनी चार दीवारी में रहने दे। ना रखता वो मुझसे कोई ताल्लुक, बदले में हफ्ते में एक दफ़ा हाथ उठाने की बजाय रोज़ मार लेता, मगर फिर भी ज़िंदगी की ज़लालत इस मौजूदा ज़िंदगी से कम ही होती। अब तो मैं अपने आप से भी नाक मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ। ना रखता वो अपने भवों के दरमियानी हिस्से में उंगली फेर रहा था। बड़े ठहरे और सख्त लहजे में शुरू हुआ, ये सारी बकवास करने के बजाय तुम एक ही दफ़ा मुझे गोली क्यों नहीं मार देती हो, या कहो तो मैं खुद अपने आप को शूट करके तुम्हारी परेशानी दूर कर दूँ। इमसाल इसके लहजे से खाइफ होकर धीमे से बोली, ऐसी बातें ना करो, जवाब में झंझला उठा वो। ओहो यार कितने दफ़ा हो गया। ऐसी नहीं तो कैसी बातें करूँ? मेरी बीवी मुझे बोले कि मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना इसके लिए ज़लालत का बाइस है, तो क्या इस बात पर मुझे फ़ख्र से सीना चौड़ा करके चौक में अपना बुत लगवाना चाहिए कि आने जाने वाले मुझ पर फूल के हार डालकर गुजरे? इमसाल इसका गुस्सा देखकर गड़बड़ाकर बोली, मैंने बीवी की हैसियत से थोड़ी ऐसा बोला है। इसकी बात पर फट सवाल है, अच्छा तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड की हैसियत से इरशाद फरमाया? वो आगे से खामोशी होगी। इब्साम ने अपने बालों में हाथ फेरा, मेरी एक बात मानोगी? मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकता, वैसे भी ये मसला फ़ोन पर बैठ कर हल होने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टिकट करवा देता, तुम इधर आ जाओ फिर बात करेंगे। इसके बाद के दौरान ही इमसाल ने नफ़ी में सर हिलाना शुरू कर दिया, मैं हरगिज़ भी वहाँ नहीं आऊँगी। इब्साम के माथे पर ताज्जुब से तेवरी, पूछ सकता हूँ कि क्यों नहीं? इसने फिर नफ़ी में सर हिलाया तो वह नरम हो गया। तुम्हें इल्म है कि सारी फैमिली को हम दोनों की वजह से कितनी टेंशन है, और तुम्हें लगता है कि जाज मामू की सेहत स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है? वो दरमियान में झंझलाकर कदरे ऊंची आवाज़ में बोली, ये भी अच्छा तरीका है, जाज मामू की सेहत दिखाकर निकाह नामे पर साइन करवा ली। जाज मामू की सेहत दिखाकर आप अपने आज अपने पास बुला रहे हो, कल को जाज मामू की सेहत दिखाकर बच्चे पैदा करवा लोगे। जज्बातीपन में बोलते बोलते अंदाजा ही ना वो क्या बोल गई, मगर दूसरी तरफ इब्साम के बेख्तियार बेसाख्ता उभरने वाले भरपूर कहके ने शर्मिंदा कर दिया। वो भी हंसा तो हंसता चला गया। मिसाल को कुछ और ना सूझा तो लाइन ही काट दी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं बोल दी कि दांत ही अंदर ना हो। फ़ोन पर कॉल आ रही थी, मगर इसने कॉल उठाने की बजाय फ़ोन बेड पर फेंक दिया और ख़ुद बड़बड़ाते हुए उंगली चटकने लगी। फ़ोन जब चीख चीख कर बंद हो जाता तो 2 सेकंड के वक्फे पर दोबारा से चीखने लगता। इसने जैसे कहानी बंद कर लिए, फ़ोन वहीं छोड़कर बाहर आ गई। सिटिंग रूम के दरवाजे के पास ही पहुंची कि अंदर मौजूद सब अफराद अपनी बातें छोड़कर इसकी शक्ल देखने लगे। इसने ताज्जुब से बारी बारी सबकी शक्ल देखी। क्या मेरे सींग निकल आए हैं? पूछने के साथ इसने अपने सर पर हाथ फेरा। सबसे ऊंचा कहका इसके अपने वालिद का था, जिसको प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। इनके चेहरे पर चमकती खुशी ने मिसाल को मबहूत कर दिया।
जहन में सवाल उभरा कि अब वाकई मेरे साथ मेरे बाप के लिए इतनी अहमियत की हामिल है। मेरे इब्साम के साथ बात करने से इन सब अफराद के चेहरे खिल उठे हैं। अब्बू ने इशारा करके अपने करीब आकर बैठने का बोला तो वो चलती हुई इनके करीब आकर बैठ के और अपना सर इनके कंधे से लगा लिया। दुनिया में सब रिश्तों में से अपना बाप अजीज़ था, जो इससे धीमी सी आवाज़ में सहेलियों की तरह पूछने लगा, फिर कुछ बताया तुम्हारे मियाँ ने कब घर आ रहा है? अभी फ़ोन पर बात करने से पहले वो यहीं सुटकर अंदर गई थी तब अब्बू बड़े संजीदा से बैठे हुए थे, बल्कि एक अरसा हुआ इसने इनको यूँ शरारती लहजे में बोलते नहीं देखा था। बहुत ढेर सारे आंसू चुपचाप दिल की ज़मीन को नम करते चले गए और वो बज़ाहिर धीमे से मुस्कुराकर बोली, नहीं अब्बू, अभी वो नहीं आ रहा। इनके चेहरे पर तारीख साया लहराया, बल्कि मुझे वहाँ आने का कह रहा है। इसी पल वो चेहरा फिर से खिल उठा, आंखों में नमी घुल गई, सारे हाल में आवाज़ें गूंजने लगी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी भी आउटिंग हो जाएगी। ये खाला की आवाज़ थी, जबकि खालू बोले, मैं अभी सीट कंफर्म करवाने के लिए फ़ोन करता हूँ, हो सकता है शाम की मिल जाए। समरा बोली, चलो मैं तुम्हारी वार्डरोब में से अच्छे अच्छे कपड़े निकाल दूँ, और वो जो मेरा पैरेट सूट है ना, इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा है, वो भी तुम रख लेना। अम्मी बोली, मैं और हमारा मार्केट का चक्कर लगा दी, जो भी चाहिए लिस्ट बना दो। वह हैरान परेशान रह गई, एकदम चिल्लाई, बस। सब खामोशी छा गई। सच्ची मुझे इल्म होता ना कि आप लोग मुझे यहाँ से निकाल कर इतने खुश होंगे, तो मैं कभी भी अपने मासूम से शौहर को वहाँ नौकरों के ऊपर छोड़कर यहाँ ना रुकती। सच्ची कहते हैं कि भलाई का कोई ज़माना नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कुछ भी तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीट वो खुद करवा कर बता देगा, और मेरे पास लातादाद जोड़े रखे हैं, मज़ीद खर्चे की ज़रूरत नहीं। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने कुछ काम कर लूँ। वो अपनी बात पूरी करके सबको घूरती हुई वहाँ से जाने लगी तो समरा की आवाज़ आई, अरे लोगों, क्या ये अभी इधर जो औरत तकरीर करके हटी है, कोई बताएगा कि कौन थी? वासिफ फट बोला, अब्दुल्ला की नलायक माँ, मैं बताता हूँ तुम्हें कि वो हमारी अजीमुल शान इकलौती भाभी है। अरे कब भाभी तो लग ही नहीं रही, इसके तो मुंह में ज़ुबान ही ना थी। वासिफ ने जैसे बहन की अक्ल पर मातम किया। अब्दुल्ला की माँ ज़ुबान तब तक ना थी जब तक इनका अपने मियाँ से खामोशी का रोज़ा चल रहा था। अभी रोज़ा खुल गया, इसलिए अपनी खैर मनाओ। साथ ही खाला खालू से मुखातिब हुआ, क्या है यार बुजुर्गों, मेरे यार को भी साथ ले आते, कोई गाड़ी का पेट्रोल इसके साथ आने से ज़्यादा तो नहीं लगना था। एजाज मुस्कुराते हुए बताने लगे, नहीं बेटे, घर पे भी तो किसी ने रुकना था। तुम ऐसा करो ना, वापसी पर हमारे साथ चलो, बल्कि तुम्हारे दादा को भी साथ लेकर जाना। कपास की कटाई होनी है, डेरे पर आजकल बड़ी रौनक लगती है। दादा इसी वक्त बोले, हमारा पुत्र, मेरा बैग तैयार कर दो, आज समरा भी जा रही है, इमसाल ने भी जाना है, और ये लूमड़ वासफ इसकी अगर मासी मास्टर के साथ चला गया तो मैं घर पर तुम्हारे मियाँ की सड़ी हुई शक्ल नहीं देख सकता। अच्छा यही है कि इजाज़ के डेरे पर आने वाले चंगड़ों से नए नए किस्से सुनकर आऊँ। सिकंदर की बेचारी सी बनी शक्ल देखकर सबकी एक दफ़ा फिर हंसी निकल गई। सच्ची में मुझे इंतहाई शर्म आ रही है। समरा ने इसके बाजू पर एक हाथ रसीद किया, सच्ची की कुछ लगती ना हो तो? पिछले 1 घंटे से आप 200 बार यही एक फिक्रा बोल चुकी हो, और कुछ नहीं बचा कहने को? इसने समरा के गोलगप्पे के गाल पर बुस्सा लिया। मुझे यूँ लग रहा है कि मैं इस्लामाबाद नहीं बल्कि तीसरी दुनिया की किसी मुल्क में जा रही हूँ, जो यूँ 2 गाड़ियाँ भरकर आप लोग मुझे एयरपोर्ट से सी ऑफ करने आए हैं। वो वाकई बड़ी परेशान सूरत बनाए खड़ी थी। अमारा ने धीमे से हंसते हुए हमसाल को खुद में भेज लिया, मेरी जान, ये हमारे बस की बात थोड़ी है। यकीन जानो तुम मियाँ बीवी ने यूँ अचानक से अपनी बोलचाल का सिलसिला शुरू करके हमें दोबारा से ज़िंदा कर दिया। इब्साम को तुम मनाना कि वो लाहौर ही शिफ्ट हो जाए, तुम्हारी बात का इनकार नहीं करेगा, मुझे तो हमेशा ही टाल देता है। वासिफ ने दरमियान में टोक दिया, मेरी भोली माँ, जिस वजह से भाई छिपे हुए थे, जब वो वहाँ जा रही है तो अब भागकर भाई ने वापस अपनी माँ के पास आना है। हंसी के फवारों के दरमियान वो एक एक करके सबसे मिली। सिकंदर ने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा कि मेरी बात हुई है इब्साम से, कह रहा था कि कब तक इमसाल को भेजेंगे। मैंने कहा कि अभी हफ्ता 2 हफ्ते तक साहबजादे ने खामोशी से फ़ोन रख दिया, मगर तुम फिक्र ना करो, इसके मुलाजिम लड़के को मैंने फ़ोन करके कह दिया, वो एन वक्त पर इसे बताकर एयरपोर्ट भेज देगा। वैसे तो खामोशी से सर इस बात में हिला दिया, दिल में वो सोच रही थी, आप लोगों को अगर मेरे यहाँ से जाने और इसकी बुलाने की हकीकत मालूम हो जाए तो क्या हो। आखिर में अब्बू से मिली तो इन्होंने कई पल तक इसको अपने साथ लगाए रखा। दोनों बाप बेटी की इतना आंखें देखकर सभी इमोशनल हो गए। अब्बू ने इसके गाल पर बहने वाले चंद कतरे अपनी हथेली पर समेट लिए। इब्साम, तुम मेरी वो बेटी हो जिसने आज तक कभी किसी मुकाम पर मेरा सर झुकने नहीं दिया। तुम ये ना समझना कि जो तुम्हारे दिल पर बीत रही है तुम्हारा बाप इससे ना वाकिफ़ है। मेरी जान, जब आप माँ बाप की रज़ा को अपनी रज़ा मानकर इनका सीना दुनिया के सामने यूँ चौड़ा कर देते हो तो माँ बाप तुम्हारे लबों से निकलने वाली हर खामोश सिसकी सुन रहे होते हैं, दिल में महसूस कर रहे होते। तुम्हें यही लगता है कि ये रिश्ता जिस बड़ों ने एक दफ़ा फिर अपना हक इस्तेमाल करते हुए जोड़ दिया। जिसके पास जा रही है उसको मैंने कहती है कि तुम्हें हकीकत से वाकिफ़ करे। खामोशी की बुक्कल मारकर बैठा हुआ था। मेरी इमसाल ना जाने क्या सोच सोच कर खुद को खोखला कर रही है। इसने ताज्जुब से सवाली नज़र उठाकर अब्बू की आंखों में देखा, कैसी हकीकत अब्बू जी? अब्बू बस मुस्कुरा दिए, इससे पूछ लेना, बता देगा, अब जाओ अल्लाह बिल्ली। और वो सारे सवाल और दुख दिल में लिए इस्लामाबाद आ गई। अराइवल टर्मिनल से बाहर निकलते हुए दिल यूं ही घबराए जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो वहाँ इस्तकबाल को आए लोगों को शक्लों को बारी बारी देखते हुए से ढूंढ रही थी।
जिसके साथ ताल्लुक़ बहुत मजबूत तो था, मगर इसमें ना दिली सुकून था ना एतबार, और ये नाव किसी न किसी जानिब तो अब लग कर रहनी थी। वो जज्बातीपन में यहाँ आने जाने का फ़ैसला कर बैठी थी। सबके चेहरे पर फैलने वाली खुशी ने फ़ैसला करवा दिया था, और अब वह सारा वक्त पछतावे का शिकार रही थी। पर अब क्या हो सकता था? वो कहीं नजर न आया, दिल को न जाने की खुशी भी कि मायूसी। जब 17-18 साल लड़का इसके सामने फूलों का बुके लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम बाजी, वेलकम टू इस्लामाबाद, ये फूल आपके लिए। वो दिमाग में अंदाज़े लगाती जवाब देने लगी, वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? वो मुस्कुराए तो चेहरे पर हद दर्जा मासूमियत और खुशी थी। मेरा नाम आकिब है। इमसाल के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तो तुम हो आकिब भाई, बड़े चर्चे सुने में तुम्हारे तो। वो खुलकर हंस दिया। चर्चे कहाँ जी, वासिफ भाई के मुंह से मेरी बेइज्जती सुनी होगी। इमसाल इसके दुरुस्त अंदाजे पर नफी में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी, साथ ही हाथ बढ़ाकर फूल पकड़ लिए। फूलों के लिए शुक्रिया आकिब। शुक्रिया की कौन सी बात है बाजी, लाएं अपना सामान मुझे दें। गाड़ी इधर साइड पर मौजूद है, आए। सामान वाली ट्रॉली आकिब ने थाम ली और वो इसके साथ चलती हुई गाड़ी तक आई। पहले आकिब ने पिछली सीट का दरवाज़ा इसके लिए खोला। इसके बैठने के बाद दरवाज़ा बंद करता, सामान रखने के बाद ड्राइविंग सीट संभालने के बाद अपनी मंजिल को जाने वाले रास्तों पर गाड़ी डाल दी। जब रश से निकला तो इमसाल से मुखातिब हुआ, बाजी आपको बुरा तो लगा होगा कि इमसाम भाई खुद आपको एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आए, मगर देखिए कसूर इनका नहीं मेरा, क्योंकि मैंने इनको इनके अब्बू का पैगाम दिया ही नहीं। वो तो रूटीन के मुताबिक ऑफिस गए हुए हैं। अब देखिएगा कितना मज़ा आएगा जब आपको अचानक से शाम को अपने सामने देखेंगे। इमसाल ने कन्फ्यूज सी नज़रों से आकिब के रद्द-ए-अमल को देखा, जो कि इमसाल के मुताबिक कुछ ज़्यादा जोश का इजहार कर रहा था। आकिब, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। आकिब ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की। वो क्या बाजी? वो ये कि मैं पहली दफ़ा तुमसे मिली हूँ, इसके बावजूद तुमने कैसे मुझे पहचाना? आकिब हंस दिया, बाजी आपको पहचानना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। इमसाल इस लड़के को कुछ कह न पा रही, समझ नहीं पा रही थी। अच्छा, मुझे तो इल्म ही नहीं था कि मैं इतनी जानी पहचानी हस्ती हूँ। आपके पास सारा ध्यान सामने सड़क पर था। बाजी अभी आप घर तो जा ही रही हैं, खुद से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो मज़ीद कुछ ना बोली। वैसे भी आने वाले वक्त ने इसकी सारी तवज्जो मुंतशिर की हुई थी। एयरपोर्ट से 20 मिनट की मसाफत के बाद गाड़ी एक छोटे और पूरी तरह सब्जे में घिरे बंगले के सामने रुक गई। आकिब ने नीचे उतरकर पहले गेट खोला, फिर गाड़ी पोर्च में जा रोकी। इस वक्त वो दिल में शुक्रगुजार भी थी कि इब्साम मंजिल पर मौजूद नहीं था। कुछ लम्हे सही सुकून से गुजार सकती थी। बाजी आप अंदर चलकर अपना घर देख लें, मैं आपका सामान ठिकाने पर रख कर आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। इमसाल को चूँकि भूख प्यास कुछ महसूस न हो रहा था, इसलिए मना कर दिया, नहीं मेरे लिए कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। अच्छा बाजी, सिटिंग रूम और बेडरूम दोनों जगह बज़र मौजूद है, कोई भी ज़रूरत हो बज़र कर दीजिएगा, जिनकी तरह फ़ौरन हाजिर हो जाऊँगा। इमसाल इसकी मिसाल पर हंसती। दिल संभल जाए तो जाए पर संभले नहीं, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ ना, बस यही मैं चाहूँ कोई बात करो, है सोना मन तुझ बिन आओ ना। तू रहे नाम कर दूँ जो भी है मुझ में, तू रहे नाम कर दूँ जो भी है मुझ में, बोले बोले दिल तेरा नाम मुझ में, बोले बोले दिल। गाड़ी के स्टीरियो से गूंज दी आतिफ असलम की आवाज़ को इसने हाथ मारकर बंद कर दिया। आतिफ असलम दी वाली आवाज़ तो मैं कभी नहीं सुनी, शायद सुनी होवे तो मैनू अपनी ही जी मैं आतिफ असलम ट्रांसलेट किया वही मैं एडा वधिया ट्रांसलेट कर दिता कि मैंने अपनी समझ नहीं आई। चलो छोड़ो, तुम लोगों को समझ आ गई, नहीं आई तो कोई आतिफ असलम का कोई भी गाना ज्यूम कर ले। माथे पर तेवरी चढ़ी हुई थी, सारे फसाद की जड़ ये बगैरत दिल है। बाआवाज़ बुलंद बड़बड़ाते हुए गाड़ी की ब्रेक पर पाँव का दबाव डालते हुए हार्न मारा और दूसरे लम्हे गेट खुलता चला गया। इसने पोर्च में खड़ी पहली एक गाड़ी के बराबर में लाकर अपनी कार का इंजन बंद कर दिया। साथ वाली सीट पर रख अपना मोबाइल और जैकेट उठाकर बाहर निकला। आज आप इतनी देर से क्यों आए? अंदर की तरफ जाते हुए इसके कदम आकिब के सवाल पर थम गए। मुड़कर आकिब को देखा। मोहतरम जनाब आकवा साहब, मैं आज़ाद मुल्क का एक आज़ाद शहरी हूँ, इसलिए जब मेरा दिल चाहेगा मैं इस वक्त घर आऊँगा। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद हूँ ही नहीं। एड़ियों पर घूमकर कदम फिर से आगे बढ़ा दिए। आकिब की आवाज़ फिर आई, आज मूड ख़राब है क्या? ऑफिस में किससे झगड़ा हो गया? इसने मोबाइल सेटिंग रूम के टेबल पर पटकने के अंदाज में रखा। ओ यार, मेरा मूड नहीं, मैं बजाते खुद सर से पैर तक पाँव तक एक ख़राब बंदा हूँ, और झगड़ा क्यों होगा मेरा किसी के साथ? तुम्हें मैं कोई झगड़ालू किस्म का इंसान लगता हूँ क्या? हाथ में पकड़ी जैकेट भी यूं ही सोफे पर फेंक दी। आकिब ने इसकी गाड़ी में से निकाला, इसका ब्रीफ केस ले जाकर सीधा इसके बेडरूम में रख दिया, जबकि वो खड़ी खड़ी रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगा। आकिब कमरे से बाहर आते हुए फिर चुप न रह सका। वैसे अगर इमसाल बाजी यहाँ आ जाए तो आप तब भी क्या ऐसे सड़ू किस्म के रहेंगे? इसके लब भेज के बुरी तरह आकिब को घूरते हुए वार्न किया, इस वक्त मेरे सामने इस औरत का नाम मत लो, और वो यहाँ मेरे पास क्या लेने आएगी? इसका सब कुछ तो इधर है जहाँ वो रहती है, मैं इसके लिए हूँ ही क्या?
बकौल शायर ज़िंदा रहें तो क्या है, जो मर जाए हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या। आकिब ने साथ ही तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। मरे आपके दुश्मन। इब्साम ने हाथों में बालों में हाथ फेरते हुए सर इस बात मिलाया। हाँ ठीक कह रहे हो। और जानते हो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेरा दिल। ऐसा कोई बगैरत दिल है ना, दिन में न जाने कितनी दफ़ा सिर्फ इसके लिए धड़कता है जिसको हफ्तों कभी मेरा ख्याल भी नहीं आया होगा। खैर आई एम सॉरी यार, आज मैं सारा दिन बहुत अपसेट रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे सामने ये सारी बकवास करो। मेरी बातों पर गौर ना करना, मैं बस थोड़ा फेड अप हूँ। तुम खाना निकालो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बेडरूम का दरवाज़ा खोलते सीधी नज़र इस पर पड़ी। आज भी इसने एक नज़र भी इस पर न डाली। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करने के बाद वो आकर इसके एन सामने सोफे पर नीम दराज हो गया। डार्क ग्रे ट्राउज़र पर सफ़ेद शर्ट के ऊपर सुर्ख टाई में वो थका थका सा आंखें बंद करके चंद मिनट तक यूं ही पड़ा रहा। फिर आंखें खोलकर इसकी जानिब देखने लगा तो यकटक देखता चला गया। काफ़ी देर बाद उठा, जूता उतारे और वॉशरूम के स्लीपर पहनकर दरवाजे के पीछे गायब हुआ तो इमसाल ने कब से रुकी हुई सांस खारिज की। इसकी की सारी बातें इमसाल का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही थी, मगर वो आकिब के दिए के वास्तों की खातिर खामोश चुपचाप बैठी हुई थी। माथे पर आए पसीने को साफ कर रही थी। जिस वक्त वॉशरूम का लॉक खुलने की आवाज़ आई, फ़ौरन हाथ पहलू में गिर गया। वो बाहर आया तो ऑफ वाइट शलवार सूट में मलबूस था, गीले बालों को तौली से रगड़ता इसके साथ आकर बिल्कुल पास बैठ गया। तौलिया एक तरफ उछाल कर बोला तो नज़र नीचे और लहजा हारा हुआ था। इमसाल तुम एक ही दफ़ा मुझे बता क्यों नहीं देती कि तुम क्या चाहती हो? कुछ देर चुप रहने के बाद फिर बोला, अम्मी कहती हैं कि मुझे लाहौर तुम्हारे पास रहना चाहिए और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इन्हें कैसे बताऊं कि यहाँ तो तुम मेरे साथ होती हो, वहाँ जाता हूँ तो बहुत दूर, बहुत अजनबी लगती हो, नज़र आती हो। जब परसों मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ आ जाओ, टिकट भी करवा दी थी, फिर क्यों नहीं आई हो? जब सुबह से अप्पू ने कॉल करके बताया कि हफ्ते 2 बाद शायद आओ, मैं तब से खुद से लड़ रहा हूँ। आज सारा दिन काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। मैं तुमसे बचने के लिए ऑफिस में झक मारता रहा हूँ। घर लेट भी तुम्हारी वजह से आए, क्योंकि मुझे पता था कि सामने बैठी मिलोगी। तुमने मेरे लिए वो कहावत बिल्कुल सच कर दी कि दरिया के पास प्यासा मैं हूँ, प्यासा मैं हूँ वो। तुम सामने होती हो तो सामने तो बैठी रहती हो, हाथ बढ़ाकर पकड़ने की देर होती है वहीं गायब हो जाती हो। मैं न जाने और क्या कुछ बताता, मगर इमसाल का ज़बत जवाब दे गया और इस सारे वक्त में पहली दफ़ा सर उठाकर इससे मुखातिब हुई तो उछल पड़ा। तुम्हारा खाना कमरे में लाऊं या बाहर बैठकर खाओगे? इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वो अपनी जगह बैठा सोचने लगा कि ये हुआ क्या है। फिर लगा शायद मेरा अलवज़न अब हद से बढ़ गया है, जो आज वो बातें करती नजर आई है। आकिब, अगले पर आकिब बोतल के जिन जैसे हाजिर हुआ, दांत निकालते हुए। जी भाई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हम दोनों के अलावा वो भी यहाँ मौजूद है? आकिब की मासूमियत देखने लायक थी। वो कौन? वो चलता हुआ आकर आकिब के सर पर खड़ा हुआ। किचन में कौन है? इंतहा की संजीदगी थी और आकिब बतीसी। किचन पे बाजी इमसाल है। वो बेसाख्ता एक कदम पीछे हटा। वो कब आई? आकिब ने बताया, शाम 4 बजे की फ़्लाइट से, इसी सीट से जो आपने बुक करवाई थी। आपके अब्बू की सुबह कॉल आई थी कि आपको एयरपोर्ट भेज दूँ, पर भाई आपको सरप्राइज़ देने के चक्कर में नहीं बताया। इब्साम ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। तुम्हारा सरप्राइज़ तो अच्छा साबित हुआ है, इसका मतलब है कि इसने मेरी की सारी बकवास भी सुनी है। इब्साम की शक्ल देखकर आकिब की हंसी निकल गई। यही तो मेरा मकसद था भाई, जो आपके कमरे से कभी कभी बातों की आवाज़ें आती हैं वो इनके तसव्वुर की बजाय बराह रास्त इनसे हों। इसने नरम नज़रों से आकिब को घूरा। ये बात इसके सामने की ना तो जूते खाओगे। चलो अब खिसको यहाँ से, अच्छा खासा बद्दू फील कर रहा हूँ। आकिब अपनी हंसी दबाता निकल गया। मेरी बाजी ने खाना लगा दिया साहब, आकर खा लें। आकिब इतना कहकर भाग गया। बाजी का बच्चा। इसने हाथ फेर कर बाल सेट किए, फिर खुद से कहा, चलो बेचारे तरसे हुए शौहर, बीवी के हाथ का निकला खाना खाओ। अपनी बात पर दिलकशी से मुस्कुराता कमरे से निकलकर डाइनिंग टेबल तक आया। खाना लगाने के बाद वो पानी का जग रख रही थी। वो खामोशी से चेयर खींच कर बैठ तो गया, मगर खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। इमसाल जो कि वहाँ से हटने का सोच रही थी, इसके रद्द अमल पर बादल ने नाख्वास्ता कुर्सी खींच कर बैठने के बाद प्लेट में चावल निकाल कर थोड़ा सा रायता डालने के बाद खाने लगी। हाय मैंने भी भूख लग रही, मेरे लिए भी कुछ इंतज़ाम कर दे दी मिसाल बाजी। इब्साम अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए प्लेट में सालन डालकर चपाती खाने लगा। रोटी भी है। खाना खामोशी में खाया गया। आकिब ने आकर बर्तन उठाया और चाय का पूछा। इब्साम ने इनकार कर दिया, जबकि इमसाल ने अपने लिए खुद ही चाय बना ली। इब्साम सिटिंग रूम में टीवी खोलकर इमसाल का इंतजार करने लगा, जो कि किचन में बर्तन धोते आकिब के साथ बातों के दौरान अपनी चाय पी रही थी। जितने दिन मैं इधर हूँ, तुम कामों की फिक्र छोड़कर अपने इम्तिहानात की तैयारी करो, कल से मैं ये सब देख लूँगी। आकिब ने जवाब में कानों को हाथ लगाए। तौबा अस्तगफार, कैसी बातें करी हैं बाजी? ऐसा तो आकिब की मौत के बाद ही होगा कि आकिब की बाजी ये सारे काम करे। आकिब इमोशनल हो गया। और वैसे भी खाना पकाने की आदत, बर्तन धोने का मुझे जुनून है। ओए होए, आकिड़ी से नहीं टेंशन है। अगर ये काम ना करूँ तो सबक भी याद नहीं होता। सबक याद ना रहा तो फेल हो जाऊँगा। फेल हो गया तो इमसाम भाई ने जो सारा खर्चा किया वो तो ज़ाया हो जाएगा ही, पर ऊपर से जो बेइज्जती अलग होगी। इनके तो सभी कोलीग्स और मातहतों को इल्म है कि मैं इस साल सेकेंड ईयर के पेपर दे रहा हूँ। अंदाज़ा लगाकर बताएं ज़रा, आपके काम करने का मुझे किस कदर नुकसान उठाना पड़ेगा। और मेरी अम्मा जो मेरी चटनी बनाएंगी वो अलग है।
इमसाल ने हंसते हुए अपना कप सिंक में रखा और इसको शब बखैर कहती हुई बाहर आ गई। वो तो किचन में देर लगा कर आई थी कि इब्साम अपने कमरे में जा चुका होगा और इससे सामना होने से बच जाएगी, मगर वो ना सिर्फ बाहर ही मौजूद बल्कि इसका मुंतजर था। वो इसको इग्नोर करती इस कमरे की तरफ बढ़ गई जो इसने अपने लिए चुना था। इसका सामान भी इधर ही मौजूद था। इसने बैग में से सादा सा गर्म सूट निकाला और वॉशरूम का रुख किया। लिबास बदलने के बाद जल्दी जल्दी दांतों को ब्रश किया और बाहर आ गई। ईशा की नमाज वो कब की पढ़ चुकी थी, वैसे भी अब तो 12:30 हो रहे थे। फ़ौरन लाइट और दरवाज़ा बंद करती बिस्तर में घुस गई। यहाँ लाहौर के मुकाबले में ठंड भी ज़्यादा थी। हर तरफ से जहन खिड़कियाँ बंद करके सारी तवज्जो सोने पर मबजूल की। बाहर से टीवी भी खामोश हो गया, जिसका मतलब था इब्साम भी अपने कमरे में चला गया था। ये सोच इस कदर पुरसुकून थी कि इस पर नींद गालिब आने लगी। तभी दरवाज़ा वाह हुआ और अंदर आने वाले ने सारी रोशनियाँ जलाकर बेड के करीब पड़ी कुर्सी को अपनी मतलूबा जगह पर रखा और इस पर बैठने के बाद टांगे बेड पर रखकर नीम दराज हो गया। फोकस सारा इमसाल पर था, जिसने बुरा समूह बनाते हुए अपना सर भी कंबल के अंदर कर लिया। ओ कम ऑन इमसाल, सीरियसली तुम इतना सफ़र करके यहाँ सोने आई हो? विमेन वी नीड टू टॉक। बिस्तर के अंदर से इसकी झंझलाई हुई आवाज़ आई। ज़रूरी तो नहीं कि आज ही बात हो, अगले चंद दिनों तक मैं इधर ही हूँ, कल कर लेना जो भी बात। इसकी बात मुँह में ही रह गई। सामने झटके से इसके ऊपर पड़ा कंबल खींच कर कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिए। वो इससे समझ की तवक्का ही नहीं कर रही थी, हक्का पक्का रह गई। पहला ख्याल दुपट्टे की तरफ गया जो कि इसी कुर्सी पर रखा था जहाँ वो विराजमान था। इमसाल की समझ में ना आया कि फौरी तौर पर कैसे खुद को छुपाए। तेरी से बेड से उतर कर खुले पड़े बैग में से शाल पकड़ कर ओढ़ी और गुस्से से भरी इसके सामने आ बैठी, जिस पर इब्साम ने बेड पर रखी टांगे नीचे रख ली। मिस्टर इब्साम सिकंदर, ये एक इंतहाई घटिया तरीन हरकत थी। और कौन सा फजूल लोग ये बात करते हैं कि तुम बहुत सुलझे हुए सोबर इंसान हो, बोलते तो हो ही नहीं। मेरे साथ तो ये दूसरा वाक़या, तुम्हारी बातें ख़त्म नहीं हो रही और सोबरपन इतना भी नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले इजाज़त ही ले ली जाए। इमसाल के गुस्से के जवाब में वहाँ नरम गरम सी मुस्कुराहट थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मुझे तुम्हारे सिवा किसी और से बातें बिगाड़ने का रत्ती भर शौक नहीं। तुम उल्टा गुस्सा करी और मैं मालिक हूँ इस घर का, जिस कमरे में जी चाहे जा सकता हूँ, इजाज़त मांगूँ, वो भी अपनी बीवी से। व्हाट रबिश। कोई और एतराज़? इमसाल के चेहरे पर पहली संजीदगी गहरी होगी। वैसे तुम ठीक ही हो, हमें एक ही दफ़ा बात करके इस मौजू को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए। पहले मैं अपना मसला तुम्हारे सामने रखती हूँ। मिस्टर जीनियस हो ना, तो निकालो कोई हल। साथ तुम्हारे मैं रहना नहीं चाहती और अपने माँ बाप की वजह से अलहदगी इख्तियार कर नहीं सकती। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? टांग पर टांग जमाए, एक हाथ कुर्सी के हत्थे और दूसरा ठोड़ी के नीचे रखे गहरी नज़रों से इसका जायज़ा ले रहा था वो। मेरे साथ रहने में मसला क्या है? जवाब में इमसाल ने हिम्मत करके बराह रास्त इसकी आंखों में देखा। मैं नहीं जानती कि क्यों तुम इतने भोले होने की एक्टिंग कर रहे हो, और ये सब प्यार मोहब्बत की बातें क्या है? ये सब इन सब बातों से तुम साबित क्या करना चाहते हो? क्योंकि जो हकीकत है वो तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो फिर ये धोखा दे किस लिए? इसलिए मैंने इस सब का एक ही हल नहीं सोचा कि तुम मुझे लाहौर में रहने दो और यहाँ अपनी मर्ज़ी से शादी कर दो। खाला लोग कुछ नहीं कहेंगे और जब मुझे कोई इतराज़ नहीं तो फिर किसी और की अहमियत ही क्या रह जाती है? ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हें अपनी मर्जी और पसंद से जीनी चाहिए। इब्साम ने 2 तालियां मारी। तुम्हें तो वकील होना चाहिए था इमसाल इजाज़, क्या खूब तकरीर करती हो। मगर ये ज़्यादती नहीं कि एक तरफ तुम मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर लेक्चर दो और फिर मुझे मेरी रज़ा अता ना करो। मैं किन अल्फाज किस ज़ुबान में कहूँगा कि ये बात तुम्हारी मोटी खोपड़ी में बैठेगी कि मेरी चाहत तुम हो, मेरी मर्ज़ी तुम हो। इतने खुले अल्फाज में बता चुका हूँ, फिर भी तुम मेरा एतबार क्यों नहीं करती हो? अब क्या फिल्मी डायलॉग मारूँ, चांद तारे तोड़ लाने की कस्में खाऊँ, ये तुम्हारे हिजर में गुजरे दिनों पर दास्तान इश्क लिखूं, कोई ऐसा अमल जो मेरी कही गई सारी बकवास को हकीकत साबित कर दे। इमसाल के आंसू देखकर इसने सर पीट लिया। चलो अब रोने बैठ जाओ, यानी हद ही हो गई। इधर बात शुरू करो, इधर बारिश शुरू हो जाती है। इमसाल ने आंखों को सख्ती से पल्लू के साथ रगड़ा। तो और क्या करूँ, हकीकत भी तो मुझे ही पता है ना, तो रोना भी तो मैंने ही है। तुमने ये शादी की ही मुझसे इंतकाम लेने के लिए, और मुश्किल ये है कि किसी को मैं ये नज़र ही नहीं आता कि मेरे अब्बू तक तुम्हें बड़ा शरीफ समझ रहे हैं। इसने हैरत से अपने सामने काले और सुर्ख इम्तिजाज में मलबूस आंसू बहाती औरत को देखा। अच्छा ये तो बताओ किस किस्म का इंतकाम बनता तुम्हारी तरफ मेरा? इमसाल ने ज़ोरों शोर से शुरू किया। अब्बू ने तुम्हें निखट्टू बोला और मेरी शादी कहीं और कर दी। अब खाला ने तुम्हें मेरी मोहब्बत में मजबूर होकर निकाह पढ़वा दी। और वो क्या था? ठहरो अभी देती हूँ, मैंने इसी लम्हे के लिए संभाल कर रखा हुआ था। उठकर इब्साम के ताक़ुब करती निगाहों को नज़रअंदाज करती जाकर अपने हैंडबैग की अंदरूनी जेब से संभाल कर रखा हुआ चेक निकाल लाकर इसकी गोद में फेंक दिया। इतना बड़ा हक में रखकर लोगों को ये बताने में तो कामयाब रहे हो ना कि इन्होंने इसी दौलत के लिए बेटी कहीं और भी आई थी, आज मेरे पास ही वापस आ गई। और कुछ लोग तो यही समझते होंगे ना कि तुम्हारे निकाह में आई इतने हक महर की वजह से। वो तो सोच रही थी कि अब भांडा खुल के तो घबरा जाएगा, मगर वो इसी तहम्मुल से बैठा नहीं बल्कि पूछा और कुछ? इमसाल ने नाराज़गी से नज़र फैली। अला दर्जे हठधर्मी थी। पहली बात तो ये कि शादी की बात मुझसे अम्मी अब्बू ने नहीं बल्कि मैंने इनसे की थी। दूसरी ये कि तुम्हारे अब्बू से तुम्हारा रिश्ता पहले मैंने खुद मांगा था, फिर अम्मी लोगों को तुम्हारे घर भेजा था।
और तीसरी बात ये कि तुम्हारे मुसलसल इनकार को इकरार में बदलने के लिए इजाज़ मामू को आईसीयू का चक्कर लगाने का मशवरा भी मैंने दिया था। ओए होए होए, इमसाल बीबी खेल गई। इब्साम साहब तो शुरू तो बड़ी पहुंची है, मामू ने आईसीयू का चक्कर भी आप ही लवाया। अच्छा, जब तुम लोग बाहर लाबी में रो धो रही थी, मैं और मामू अंदर बैठे ड्राई फ्रूट और चाय को लोसे फड़ा रहे थे। दो फुटे मुँह से रहे थे, बाहर सारे तड़प रहे थे, अंदर बैठे पार्टी कर रहे थे। और अब आ जाते हैं तुम्हारे इस चेक की तरफ। तो बेगम, क्या तुम्हें मेरी माहाना तनख्वाह का इल्म है? यकीनन नहीं। अब दिमाग की तसल्ली हुई कि नहीं? इमसाल को यकीन ना बगैर इब्साम के चेहरे पर लिखा था कि इसका कहा हर हरफ सच है। क्या इन्हीं बातों को सर पर सवार रखकर एंटी डिप्रेसेंट खा रही हो? और वो जो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, इमसाल ने से दरमियान में टोक दिया। अगर तुम्हारे मुताबिक ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी तो तुम खुश क्यों नहीं थे? मुझे पता चला कि तुमने नया सूट तक नहीं बनवाया और मूवी भी सारा वक्त सड़ी शक्ल ही बनाकर बैठे रहे हो। इब्साम की हंसी निकल गई। चलो एक बात तो साबित हुई, बराह रास्त ना सही, मूवी में तो तुमने मुझे गौर से देखती रही हो। और रहा तुम्हारा सवाल, तो भाई क्यों इतना बंधन कर जाता? मुझे कौन सा रवायती अंदाज में तैयार और मुंतजर बीवी मिलने वाली थी? जिस तरह तुमसे 3 दफ़ा हाँ कहलवाने के लिए सारे पापड़ बेलने पड़े थे, मेरा तो मूड ही सख्त ऑफ था। वो निकाह तुमने मजबूर होकर कबूल किया था। जब अपनी खुशी और मर्जी से मुझे कबूल करोगे तब मैं भी खुशी का इजहार करूंगा। सही बात है भाई, मैं तो इब्साम के साथ हूँ। इमसाल कुछ देर तक पैर के अंगूठे से कारपेट को खुरचती रही। तुम्हारी सारी वजाहत और दलील और इजहार मोहब्बत सुनने के बाद भी अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, आज़ादी चाहती हूँ, तो? इब्साम के चेहरे और आंखों से सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बड़े संजीदा और ठहरे हुए लहजे में किए गए सवाल के जवाब में इमसाल में इतना भी हौसला न था कि सर उठाकर इसकी नज़र से नज़र नहीं मिला सकती। कई दिन गुजर गए, कितनी देर गुजर गई। दोनों को खामोशी की चादर ओढ़े बैठे रहे। वो सर झुकाए आंसू बहाती रही। वो गाल के नीचे हाथ रखे बैठा इसके झुके सर और गाहे बगाहे आंसू साफ करने के लिए उठते हाथ की हरकत को देखता रहा। जानते हो, मुझे तुम बिल्कुल भी पहले वाले इब्साम महसूस नहीं होते हो, बहुत अजनबी से लगते हो। इसने माथे को मसला और बोला, क्या इसलिए रो रही हो? इसने अपना सर नफ़ी में लाया। तो फिर क्यों रोती हो? इमसाल ने अपने दुपट्टे के पल्लू से नाक रगड़ी और बोली, मुझे खुद इल्म नहीं है कि क्यों मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ जाती हूँ। हालांकि रोती तो मैं तब भी नहीं थी जब फरीद की अम्मा मारती थी, तब आंख में एक आंसू तक ना आया। जिस दिन फरीद ने दूसरी शादी की, ना ही इस दिन रोना है जब इसने तलाक भेजी। फिर तुम्हारे सामने आते क्यों जी चाहता है कि इतना रोऊं कि मेरा वजूद भी इन आंसू में बहकर ख़त्म हो जाए। इसने सर उठाकर बराह रास्त इब्साम की आंखों में देखा। दोनों पलके झपकाए बगैर एक दूसरे की नज़रों में देखते रहे। इब्साम अपनी जगह साख था, एकदम इसके वजूद में हरकत पैदा हुई। कुर्सी छोड़कर खड़ा होने के बाद इसने इमसाल को हाथ से पकड़कर खड़ा किया और सख्ती से अपने सीने में भेज लिया। इमसाल के आंसू अब इसकी शर्ट भिगो रहे थे। वो इसके कान के करीब से गुस्सा करता रहा। आई एम सो सॉरी, जो बीत गया वो जाना, इसको बुरा ख्वाब समझकर भुला दो। इसने इमसाल का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा। वुड यू गिव मी द ऑनर टू टेक मी यू ऑन अ डेट? रो रो कर सुर्ख हुए चेहरे पर इब्साम की फरमाइश पर हंसी धनक बनकर फैली। इसको हंसता देखकर जवाब है वो भी खिलकर मुस्कुराया। सोचा जा सकता है अगर कुछ पता चले कि कहाँ लेकर जाओगे? इसने शर्माते हुए कहा। तो इब्साम अपनी जगह हैरत से जम गया और गहरी नज़र उसको गौर से देखने लगा। इमसाल मुसलसल नज़र चुरा रही थी। हाथ उठाकर इब्साम के चेहरे का रुख दूसरी तरफ कर दिया, मगर इब्साम की खामोशी और संजीदगी में कोई फ़र्क ना आया। तो खुद को उसके बाजुओं के हसार से निकालने की कोशिश में धमकियां में इस लहजे में बोली, अगर इसी तरह से देखना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। मुसलसल अपने दाएं हाथ से इब्साम के चेहरे को बाएं तरफ मोड़ रखा था। इमसाल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इमसाल की खूबसूरत हंसी जल्द रंग बिखेर गई। बुद्धू, अभी तो मैंने डेट के लिए हाँ नहीं किया और तुम प्रपोजल पर भी आ गए। अब समझ में आया कि तुम अभी तक क्यों सिंगल घूम रहे हो। यूं ही पहली डेट पर ही प्रपोज करके लड़कियां भगा देते होगे। इसने इमसाल के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए मुस्कुराते हुए बोला, असल में पहला तजर्बा, इसलिए गलतियां करो। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। आई प्रॉमिस कि तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की को पहली डेट पर ना ही तो प्रपोज दूंगा और ना ही आई लव यू बोलूँगा। इमसाल ने अपने बिल्कुल करीब खड़े अपने हैंडसम शौहर को एक दफ़ा नज़र भर कर देखा, जो कि इसकी आंखों में देखते हुए दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। इमसाल ने इस बात में सर लाते हुए हाँ कर दी। इब्साम ने सर पीछे को गिराकर ऊंची आवाज़ में हिप्पी कहा था, बोला, और इमसाल के माथे पर बूसा देकर इसको खुद में छुपा लिया। बाज़ दफ़ा खुशी आने में थोड़ी ताख़ीर कर देती है, मगर आती ज़रूर है। दिमागो बेला है साडा हीरो भी ना। वो अभी भी शावर लेकर निकली थी। गीले बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे। गर्मी होने के बावजूद इसको सर्दी सी महसूस हो रही थी, इसलिए शानों पर चादर डालकर बाहर सहन के इस कोने में बिछी कुर्सियों में से एक पर आकर बैठ गई, जहाँ दोपहर में तो घनी छाँव थी, पर अब जाती हुई धूप की शुआएं अपनी नरमी बिखेर रही थी। अभी बैठी थी जब अम्मी अंदर से कार्डलेस फ़ोन ले आई। इब्साम की कॉल, अब बात कर लो, मगर याद रखना आज कोई उल्टा सीधा प्रोग्राम ना बनाना, ना ही मैं घर से बाहर जाने दूंगी। इसको फ़ोन देते हुए वापस अंदर चले गई। इसने गहरा सांस लेकर फ़ोन होल्ड से हटाकर कान से लगाया। तुम्हें बड़ा शौक है ना मुझे मेरी माँ से डांट पड़वाने का।
तुम थी कहाँ? पिछले आधे घंटे में 10 कॉल्स कर चुका हूँ। हाँ तो इंसान थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल कर ले, अगला बंदा मसरूफ़ भी तो हो सकता है। नहीं, मैं घबरा गया था कहीं तुम्हारी तबीयत ना ख़राब हो। अगर ऐसी कोई बात हुई ना तो आपकी खाला हजूर इसी वक्त आपको अलर्ट कर देंगी, इसलिए अभी आराम से अपने काम करें। शेरू कैसे? ज़्यादा तंग तो नहीं करता? नहीं, दिन में तो खेलता रहता है, बस कभी कभार जिद करता है गोद में उठाऊँ। अभी किधर है? अपने मामू के साथ मटर गश्त करने निकला हुआ है। यार तुम घर वापस कब आओगी? ज़ाहिरी बात है डिलीवरी के बाद आऊँगी। और मैं इतनी देर क्या करूँगा? भूल रहे हो तो याद करवा दो मुझे, अम्मी के यहाँ आए हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए और तीनों दिन तुम किसी ना किसी बहाने से चक्कर लगा गए हो, इसलिए खुद को ज़रा मजलूम जाहिर करने की कोशिश ना ही करो। एक काम तो करो। जी फरमाइए। बाहर गेट पे आओ। इब्साम, डोंट टेल मी दैट यू आर आउटसाइड द हाउस। यार मैंने खाने के लिए मेज़ बुक करवाया हुआ है, अगर ना गए तो 10,000 का नुकसान होगा। और भाई बाहर ही बैठा तो छितर भजने चाहिए। अम्मी मुझे अभी वार्न करके गई है कि मैं बाहर कहीं नहीं जाऊँ, तुम इनसे चोरी आ जाओ। इब्साम, मैं तुम्हारी हरकतों से बड़ी तंग हूँ। इमसाल, दिल में तुम्हारे लड्डू फूट रहे हैं, इसलिए ड्रामा बंद करो और बाहर आओ। वापसी पर अम्मी की डांट तुम ही खाओगे। इसने फ़ोन बंद किया। अपनी जगह से उठी और धीमे धीमे कदम उठाती अंदर चली आई। इसको देखते ही अम्मी ने किचन के दरवाजे से सर निकाला। हो गई बात? क्या कह रहा था? हाँ जी हो गई है, कुछ खास नहीं, बस हाल चाल पूछा। तुम ये जूस पी लो और ज़रा लेट कर कमर सीधी कर लो। आज सारा दिन चलती फिरती रही हो, मुझे तो डर ही आता है। कहा भी है चलो आराम से जाकर ऑपरेशन करवा कर बच्चा घर ले आते हैं, पर तुम्हें कौन समझाए? अब ज़रूरी तो नहीं ना पहला बच्चा नॉर्मल होगा तो दूसरा भी नॉर्मल होगा। डॉक्टर की दी गई डेट से 3 दिन ऊपर हो चुके हैं और यहाँ अभी तक कोई हिलजुल ही नहीं है हुई। मुझे क्या कहती है? अपनी नवासी से पूछें। आप भी नीरी डरपोक है, लोग ऑपरेशन से भागते हैं और आप नॉर्मल के नाम से भागती हैं। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, अल्लाह खैर खैरियत से ये काम करवा दे। मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें घर लाई हुई हूँ, मैं नहीं चाहती अल्लाह माफ़ी कोई ऊंच नीच हो। इमसाल ने आगे बढ़कर इनको गले लगा और गाल पर प्यार किया। इतने सारे लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। आमीन। जाओ जाकर ज़रा लेट जाओ, मैं जूस भेजती हूँ। जी अच्छा। वो कमरे में आई, शाल उतार कर कमरे अलमारी में लटकी चादर निकाली। ओढ़ रही थी जब नजमा अंदर आई। आप कहाँ जा रही हैं? नजमा को अम्मी ने मिसाल की शादी के बाद काम के लिए रखा था। दिन में वो घर के काम करती और रात में से पहले अपने घर वापस चली जाती। 17-18 साल की बड़ी बतूनी लड़की थी, जिसको बोलता देखकर हमेशा इमसाल को आके भी याद आता, जो अब खैर से ग्रेजुएशन मुकम्मल करके अब शाम के तवसत से एक अदारे में नौकरी कर रहा था। इतना ऊंची गला फाड़ने की जरूरत नहीं है, इधर ही हूँ, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम इस कुर्सी पर बैठकर 10 खूंड में ये जूस का गिलास खत्म करो, इसके बाद बाहर जाकर अम्मी को मेरे जाने की इतला करना। याद रखो, इससे पहले शोर किया ना तो इस ईद पर नया जोड़ा नहीं दिलवाऊंगी। पर बड़ी बीबी ने मुझ पर बड़ा गुस्सा करना है। कोई बात नहीं, ये लो, ये पकड़ो। इसने अपने हैंडबैग में से 1000 का नोट निकाल कर इसके हाथ पर रखा। घर जाते हुए रास्ते में आइसक्रीम लेकर खा लेना, डांट का सारा असर खत्म हो जाएगा। आपने मुझे रिश्वतखोर बना दिया हुआ है। ये रिश्वत नहीं, टिप है टिप। अच्छा, अब मेरे निकलने के बाद पिछला दरवाज़ा बंद करके 3 मिनट बाद कमरे से निकलना। वो चादर से अच्छी तरह अपने वजूद को ढांपने के बाद दूसरे दरवाजे से निकलने लगी तो नजमा बोली, ये जूस तो पीती जाए, तुम पियो, मैं बाहर से पी लूँगी। और आगे बढ़ गई। बगैर आवाज़ पैदा किए बैरूनी गेट का छोटा सा पट खोलकर अंदर बाहर निकाली। इब्साम की गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी थी, मगर इसको देखकर आगे आकर गेट के सामने रुक गई। इमसाल के बैठते इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। जीन्स के ऊपर काली शर्ट में वो अपने आधे सफ़ेद सर के साथ बड़ा हैंडसम लग रहा था। थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे थैंक यू मत बोलो, बस वापसी पर जो तुम्हारी पिटाई होनी ना, इसके लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखो। बात की बाद में देखी जाएगी। इस वक्त हमारे सामने बड़ी खूबसूरत शाम है, जिसे हम और खूबसूरत बनाएंगे। वाह वाह वाह, क्या किसी शायर की रूह समाई है। बस जी, बीवी की मोहब्बत ने शायर बना दिया, मगर कभी गुरूर नहीं किया। हम कहाँ जा रहे हैं? डेट पर। उफ़ अल्लाह, मैं इस लफ्ज़ से तंग आ गई हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, इतनी पुरानी रिलेशन में डेट नहीं होती। वो तो बहुत लोगों के लिए नहीं होती। जिंदा दिल और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी के लिए शादी के 50 साल बाद भी हर दिन डेट है। तुम्हारी शादी देखकर लोग तुम्हारी शक्ल देखकर लोग तुम्हें इंतहाई शरीफ समझते हैं। वो तो मैं हूँ। हाँ जानती हूँ कितने शरीफ हो। डोंट टेल मी मिस इब्साम कि तुम्हें मेरी शराफत पर शक है। कोई ऐसा वैसा तो किस तरह दूर हो सकता है? सिर्फ इस सूरत में कि तुम हर हफ्ते ये डेट खेलना बंद कर दो। और प्लीज़ बता दो आज हम डिनर के लिए कहाँ जा रहे हैं। आज का इंतज़ाम ज़रा हट के, ना सिर्फ डिनर होगा बल्कि मूवी नाइट बनाएंगे। हाँ हाँ, 9 मंथ की हैविली प्रेग्नेंट औरत 2.5-3 घंटे के लिए सिनेमा में बैठेगी। दिमाग तो ठीक है, हम मूवी सिनेमा में नहीं देख रहे तो फिर? सरप्राइज़ भी किसी चिड़िया का नाम है इमसाल। चलो जी, एक और सरप्राइज़। अब अल्लाह करे मेरी तबीयत कोई सरप्राइज़ ना दे दे। इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा, डोंट यू वरी। इसने हाथ बढ़ाकर इमसाल के बड़े हुए जिस्म पर रखा और प्यार भरी नरम नज़रों से अपनी बीवी को देखा, जो आजकल नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत हो रही थी। इसने गाड़ी एक गेट पर रोकी। हॉर्न देने की देर थी, दूसरी जानिब से दरवाज़ा खुल गया।
इमसाल सवालिया नज़र से उसको देख रही थी, जिसका सारा ध्यान सामने था। एक लंबे से रास्ते को अबूर करने के बाद गाड़ी रुक गई। ये किसकी जगह? ये मेरे उस दोस्त की जगह जिसके बीवी डॉक्टर है। याद है हम उनकी बेटी की शादी पर गए थे? हाँ, तो क्या वो लोग मुस्तकिल यहीं रहते हैं? नहीं रहते तो वो अपने पुराने वाले घर में, मगर आज इधर आए हुए थे। अब मज़ीद सवाल जवाब को छोड़ो और बाहर निकलो, बल्कि रुको, मदद करता हूँ मैं। वो अपनी जानिब से निकलकर इमसाल के दरवाजे पर आया। दरवाज़ा खोलकर इसका हाथ थाम कर बाहर निकलने में मदद दी। एकदम उठकर खड़े होने से इमसाल को अपनी कमर में दर्द की लहर उठती दौड़ती महसूस हुई, जो कि आजकल आम सी बात थी, इसलिए वो इग्नोर कर गई। इनके इर्द गिर्द लश ग्रीन ग्रास और इसी रंग के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। हल्की हल्की आवाज़ चल रही थी, नहीं तो आजकल हबस ने डेरे डाले हुए थे। अगस्त का महीना तो मशहूर है कि इस माह में हबस ज़्यादा होती है। वो इसका हाथ पकड़कर रहायशी इमारत के मुखालिफ सिमत में चल पड़ा। आगे मसनूई पहाड़ी बनी हुई थी, जिस पर से होते हुए वो लोग दूसरी जानिब उतरे। सामने का मंजर देखकर इमसाल ने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। चकोर की शक्ल बनाकर चारों कोनों में बांस के डंडे फिट किए हुए गए थे, जिन पर लाइटिंग की गई थी। कुछ लड़ियाँ नीचे लटक रही थी, पर ज़्यादातर फ्रेम के ऊपरी हिस्से को हाले की सूरत घेरे में थी, जिसके अंदर एक 2 सीटर काले रंग का सोफ़ा सेट पड़ा हुआ था। सामने मेज़ पर खाना सर्व करके ढांप रखा था, और सबसे दिलचस्प चीज़ वो 60-65 इंच की LCD थी, जिस पर इस लम्हे जॉन लेजेंड के गाने ऑल ऑफ मी की वीडियो आने लगी थी। हल्का हल्का म्यूज़िक सारे माहौल को और भी पुरअसर बना रहा था। इमसाल ने गर्दन मोड़कर इमसाम को देखा तो आंखों में नमी थी। तुम्हारी मोहब्बत मुझे मौत पर करती है इमसाम। मुझे अपना आप अच्छा लगने लगता है। क्या मोहब्बत इतनी ताकतवर होती है जो आपके दिल की इस खूबसूरती से रफोगरी करे, भूले से भी कोई कमी याद ना आए, ज़िंदगी पर अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भी मुस्तहकम कर दे। इंसान का इस बात पर यकीन ईमान कामिल हो जाए, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो हर लम्हा मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं गिर गई थी, इसने मेरी ज़िंदगी में तुम्हें भेजकर मुझे फिर से उठा दिया। इब्साम के इसके हाथ पर गिरफ्त और भी मजबूत हुई। हाथ उठाकर लबों से लगा लिया। आर यू हंग्री? वो नम आंखों समेत मुस्कुरा दी। यस प्लीज़। दोनों इस चकोर के अंदर आए। ऊपर खुला आसमान ढांपे हुए था। इब्साम ने इसके लिए कुर्सी खींची, फिर अपनी जगह पर विराजमान हुआ। इसी पल एक बारूदी बैरा करीबी कॉटेज से बरामद हुआ। इमसाल ने बैरे को देखते हुए इब्साम की जानिब भवें उचका कर देखा। जवाब में उसने कंधे उचकाए। बैरे ने आकर डिशेस पर रखे ढक्कन उठाए। स्टेक की खुशबू ने मुंह में पानी भर दिया। लैम्प स्टेक के साथ सॉस और रोस्टेड आलू थे, साथ में रशियन सलाद भी मौजूद था। हाँ, मैंने पहले भुख लगी ना, खान पीन की चीज़ों का नाम ले बुलवाओ मेरे को। बैरा दोनों के ग्लासों में स्प्राइट डालने के बाद मेज़ के ऊपर रखी मोमबत्तियां जलाकर वापस मुड़ गया। इब्साम साहब, इस सारी सेटिंग के पीछे किसके जहन की मेहनत है? तुम इसको अपने सामने बैठा हुआ देख रही हो? इस सूरत में ये ज़रूर कहना चाहूँगी मैं बहुत मुतासिर हुई, नवाजिश जनाब की। सच्ची में, मगर एक मसला है। वो क्या? वो अपना हाथ रोककर पूरी तरह से इसकी जानिब मतवज्जा हुआ। मसला ये है कि मैं यूँ टांगे लटकाकर कुर्सी पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक ही बैठ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों की सोजिश और ज़्यादा हो जाती है। ओह, मुझे इसका ख्याल क्यों नहीं आया? ये कहते वो अपनी जगह से उठा, बैरे को आवाज़ दी, इमसाल के सोफे पर बैठने का बोला। बैरे के साथ इस दफ़ा एक लड़की भी आई, जिसके हाथ में एक पैरों वाला छोटा टब था, जो इसने लाकर इमसाल के सामने ज़मीन पर रख दिया। इमसाल हैरत से इसकी शक्ल देखने लगी, जो कह रही थी, मैम अपने पाँव पानी में रखें। इसने कहा मानकर पैर नीम गर्म पानी में रख दिए। जब वो पुरसकून होकर बैठ गई तो इब्साम में इसकी गोद में नैपकिन डालने के बाद खाने की प्लेट में इसे थमाई। बैरन ने एक स्टूल सोफे के करीब रखकर इस पर दोनों के ग्लास और सलाद वगैरह रख दिया। दूसरा मेज़ वहाँ से हटा दिया। सॉरी, मैं मेज़ पर बैठकर कैंडल लाइट डिनर एंजॉय नहीं कर पाई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी आई थिंक पेरेंट्स होने की वजह से हमारा कैंडल लाइट ऐसा ही होना था। अभी तो अपना शेरू नानी के पास है, वरना अभी तक इस सारी सेटिंग का पोस्टमार्टम कर चुका होता। हाय, क्यों याद करवा दिया? अब मैं इसके बगैर यहाँ आने पर गिल्टी फील कर रही हूँ। इसको भी साथ लेकर आना चाहिए था। हाँ, ताकि जब वो तुम्हारी इस ग्राउंड में दौड़ लगवाता तो कम से कम लेबर परेड तो स्टार्ट होती। इसी वजह से मैंने बहुत दुआएं की थी, या अल्लाह इस दफ़ा बेटी मिल जाए। लड़के तो 2 मिनट भी एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। अलमास आपा की बेटी कितनी क्यूट है ना, फजूल की उछल कूद करती हैं। वो 3 है और माँ को कोई फिक्र नहीं होती। और मेरा एक है जिसने मजाल है कभी मुझे किसी फंक्शन में सुकून से इंजॉय करने नहीं दिया। और वो जब इसने जूतों वाली पॉलिश से अपना फेशियल किया था। इब्साम के याद करवाने पर इमसाल को अच्छू लगते लगते बचा। हाय मेरी किस्मत, तौबा। पूरा हफ्ता इसके पास से शू पॉलिश की बदबू आती रही थी। सारा चेहरा, सारे हाथ बाजू, और इस सारे काम में इसको सिर्फ 3 मिनट लगे थे। 3 मिनट के लिए वासिफ अपने कमरे से निकल कर किचन तक आया था। वापस किया तो साहब जी काले कलोटे बने बैठे थे, और जब टीवी ख़राब कर दिया था, तुम आज मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने को इधर लाए हो। वो टीवी मुझे नहीं भूलता। हाय, इसकी कलर ट्यूब इस कदर शानदार थी, ये महसूस ही नहीं होता था कि आप टीवी देख रहे हैं। ऐसे लगता था जैसे इंसानों के असल में अपने सामने देख रहे हैं। और शेरू ने इस टीवी को कैसे ख़राब की, ये बात आज तक सिर्फ एक मिस्ट्री है।
इब्साम खुद भी मुस्कुरा रहा था और बोला, जो तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर तरतीब से सजे परफ्यूम्स लिपस्टिक्स के साथ हुई, मुझे इस पर दिली अफसोस है। इमसाल हंसती चलेगी। इसने मेरी एक लिपस्टिक नहीं छोड़ी, सबको तोड़ मोड़ कर सारे शीशे पर डिज़ाइन बनाए। उकता कर मैंने वहाँ से हर चीज़ हटाकर अलमारी के सबसे ऊपरी खाने में रखी, क्योंकि दराज की चाबी लगी रह जाती, इसको मौका मिल जाता। इन गुजरे 3 सालों में शेरू ने तुम्हें बहुत तंग किया। जब ठीक नहीं होता तो रातों को तुम्हें सोने भी नहीं देता। क्या इस सारी मशक्क़त ने तुम्हें कभी बददिल किया? क्या तुम ये सोचती हो कि काश ये ना ही होता? अस्तगफिरुल्लाह, क्या ऑल फॉल बोल रहे हो? शेरू मेरी सबसे बड़ी खुशी है, और वो जितना मर्जी शरारती है मुझे फिर भी जान से बढ़कर अजीज़ है। मैं तो मांग, तुम बताओ ना, तुम्हारे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स पर इसने चाय गिरा दी थी, क्या इस बात पर तुम्हें इससे नफरत हुई? इब्साम की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फाइल थी, जिसकी कॉपी भी मेरे पास नहीं थी। इसके ज़ाया होने पर मेरा नुकसान भी हुआ था, मगर आई मस्ट से मुझे शेरू से पहले दिन जैसी मोहब्बत है, जो हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा तो होती है, कम नहीं। इसके बगैर मैं अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐ ना था शेरू साडा इब्राहिम ना मिलता, साडा इब्राहिम भी ऐसे कांड करता रहता है, कदी कुछ तो कदी कुछ, और वो ऐसी चीज़ कर जाता है कि आपको समझ नहीं आती कि आपके साथ हुआ क्या है। अब आज ना मेरी ग्लासेस उठा के ना मुझे ना दे रहा, मैंने उसको पूरी डाली तो आगे से मुझे कहता, थाला आप किसी ना पारी करने लग, ऐसे करके ना पारी करने लग पड़ा कि ना ये मैं तुम पकड़ा रहा हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो पकड़ा भी नहीं है। फिर मैंने उसको पकड़ लिया। मैं कहा हाँ, अब पता ना कि इसने कुछ कहना, तो फिर मस्के लगा रहा है। यूँ बातों बातों में इन्होंने खाना ख़त्म किया, बहरा कर बर्तन ले गया और इनको मीठा दे गया। जब वो फलूदे के प्याले से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, वही लड़की वापस आई। एलो फलूदे की कमी सी हो गई। मैंने होर भुख लग गई। इसके पैरों को पानी में से निकालकर तौली से खुश किया, फिर एक सोफ़े की ऊंचाई के स्टूल पर रखकर धीरे धीरे मालिश करने लगी। इमसाल को इतना सुकून है, बेख्तियार आंखें बंद हो रही थी। इब्साम इसको सोफ़े की पुर्श से टेक लगाते देखकर हंसते हुए बोला, लगता है मेरी प्लानिंग काम कर रही है, तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है। सिर्फ अच्छा लगना बहुत छोटा कॉम्प्लीमेंट है, मुझे तो लग रहा है जन्नत में बैठी हुई। बेस्ट डिनर, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। मगर एक बात अभी बतानी बाकी है। वो क्या? मैंने ये कॉटेज किराए पर लिया है। इसकी क्या ज़रूरत थी? बस ऐसे मुझे 1 हफ्ते की छुट्टियां, सोचा आबो हवा तब्दील की जाए। वाह क्या शाहाना अंदाज़ है। तुम जो सोच रहे हो ना, तुम्हारी और मेरी माँ ने वो होने नहीं देना। अभी इसकी बात मुंह में ही थी जब इब्साम के फ़ोन की घंटी बजी। लो जी, हो गई दुश्मनों को खबर। इसने बड़बड़ाते हुए फ़ोन जेब से निकाला, स्क्रीन इमसाल के सामने रही, जिस पर अम्मी हजूर लिखा आ रहा था। इसकी शक्ल देखकर इमसाल की हंसी निकल गई। चलो रांझे, फ़ोन उठाओ। इब्साम ने से मसनूई घुरी से नवाजते हुए फ़ोन कान से लगा। जी अम्मी जी। जी अम्मी जी के बच्चे, कोई अक्ल है? ये सारा सर धूप में सफ़ेद किया है। अम्मी मेरी उम्र सिर्फ 28 साल है, अब सर वक्त से पहले सफ़ेद हो गए तो मैं क्या करूँ? बड़ी बातें आती। किधर है वो? कौन? तुम्हारी बीवी? और कौन? ओ वो, ये मेरे पहलू में बैठी दांत निकाल रही है। इमसाल ने एक हाथ इसके बाजू पर जड़ा। कुछ दिन सुकून से नहीं निकाल सकते हो? मैं तो बड़ा खुश हूँ जी कि ये अपनी माँ के घर हुई है। मैं भी ज़रा आज़ादी से 4 दिन इंजॉय करूँगा, मगर इसको समझाया। अभी आधे घंटे पहले फ़ोन करके बोली मेरा फलूदा खाने का बड़ा दिल कर रहा है, कहीं बाहर ले जाओ। अब अगर बात ना मानता तब भी इसने ताने मारने थे। खाला ये झूठ बोल रहा है, अम्मी से पूछने किसने किसको फ़ोन किया था। इमसाल वो तो पागल है, तुम ही ख्याल कर लिया करो। अल्लाह माफ़ी दे, ये दिन यूँ लूर लूर फिरने के नहीं है। अम्मी फ़िक्र ना करे, किसी फूड शॉप वगैरह पर नहीं है, बड़ी पुरसकून जगह पर लाए हूँ, डॉक्टर भी करीब ही है। आज रात ये यहीं पर है। आप खाला को बता देना, टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। कैसे टेंशन ना लूँ? तुम अपनी तो बात ही ना करो, बेवकूफ़ कहीं के। इमसाल ने दोनों बाजू हवा में बुलंद करके बगैर आवाज़ के नारा मारा, याहू, जबकि वो मस्कीन सी सूरत बनाए अपनी अम्मी को मनाने की कोशिश कर रहा था। क्या बात करती हैं माँ, आपने ही मेरी सलाहियतों की तारीफ़ नहीं करनी तो दूसरे लोग क्या मेरी कदर करेंगे? मेरे ऑफिस में मेरे से ज़्यादा जिम्मेदार कोई आदमी नहीं है, और आप हर दफ़ा ला पा के मेरी हाथ में पकड़ा देती हैं। दुश्मन आपकी बात पे बहुत खुश हो रहे हैं। इसका इशारा इमसाल की तरफ था। 2-4 तसल्ली के बोल बोलने और 3-4 वादे करने के बाद माथे से अनदेखा पसीना साफ करते बोला, आज आपके छोटे बेटे का इंटरव्यू था, कैसा गया? अल्लाह जाने कैसा गया, वो तो ऐसे थका हुआ है कि जैसे इंटरव्यू देकर ना आया, बल्कि किसी मैराथन में दौड़ कर आया। आते साथ सो गया, फिर उठकर शाम से बाहर निकला हुआ, अभी तक वापसी नहीं हुई। समरा की कॉल आई थी, कह रही थी अम्मी को बता देना कल मरी से वापस आ रही हूँ। याद से मेरी सास को फ़ोन कर दे कि समरा को 2 माह के लिए मैके भेज दें। ये लड़की बस मेरी नाक कटवाएगी। 2 हफ्ते मरी रहकर भी इसका दिल नहीं भरा। सास इसकी बेचारी बीमार औरत है, घर में लाख नौकर से, पर इसकी ज़रूरत से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। तुमने कह देना था आराम से अपने घर बैठो, जब खैर से मेरे फलक शेर का भाई या बहन आ जाए तो देखने आ जाना। ये नेक काम आप खुद ही कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ बेचारी के पास ये जो 4 दिन आज़ादी के, इसको घूमने फिरने दे। जब अब्दुल्ला की स्कूलिंग स्टार्ट होगी फिर कहाँ से आ जाया करेगी। इब्साम, तुम अपने बहन भाई की सफाई देने में हमेशा से माहिर हो। मैं कौन सा इसकी दुश्मन हूँ, पर इंसान को थोड़ा सोच समझ से काम लेना चाहिए।
सास की तबीयत बेहतर हो तो जितने दिन मर्जी चाहे हमारी तरफ रह ले, कौन रोक रहा है। अच्छा अब तुम इसका ख्याल रखना, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। अपनी बहन को भी बता दीजिएगा, ये ना हो कि 2 मिनट बाद उनकी आधे घंटे की कॉल आ जाए, मेरा डिनर दरमियान में बिगड़ रहा है। वो बहुत गुस्से में कॉल नहीं करेगी, सीधी छितरौल करने का इरादा रखती है। खुदा हाफिज़। माँ को जवाब में अल्लाह हाफिज़ बोलकर फ़ोन सोफे पर रखते हुए बोला, इन लोगों के लिए मैंने अपनी इस्लामाबाद वाली जॉब छोड़ दी, अपना ज़ाती घर किराए पर देकर मुस्तकिल इनके साथ रह रहा हूँ, फिर भी ये लोग राज़ी नहीं होते। इमसाल इस दौरान लड़की का शुक्रिया अदा करके इसे वहाँ से भेज चुकी थी। किन लोगों की बात कर रहे हो यार? यही मेरे और तुम्हारे घर वाले, और कौन? शर्म करो, क्या बोल रहे हो? मैं क्यों शर्म करूँ? मैंने शादी शर्म करने के लिए नहीं की थी। तो कौन तुम्हें कह रहा है नकाब पहन को घूमो? एक तो मुफ्त में सब घर वाले तुम्हारे बेटे के नखरे देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, इनका शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा साहब जी ने शिकवे पाले हुए हैं। मैं किस बात का शुक्रिया अदा करूँ? अपने पोते भतीजे भांजे नवासे को प्यार देते हैं, कोई एहसान नहीं करते। शुक्रिया तो इनको मेरा अदा करना चाहिए जो अपनी बीवी और बेटे को इन सबसे मिलने देता हूँ, वरना मैं तो तुम दोनों को सबसे छुपा कर रखूँ, जहाँ सिर्फ मैं ही तुम दोनों को देख सकूँ, मैं ही प्यार कर सकूँ, किसी और के पाप की ज़ारादारी न चले। इमसाल का चेहरा हंसी रोकने के चक्कर में सुर्ख टमाटर हो रहा था। बड़ी मुश्किल से बोली, तोबा तोबा तोबा, तुम तो इंतहाई शिद्दत पसंद इंसान हो, शुक्र दहशतगर्द नहीं हो। हंस लो। और जो वो तुम 10 दफ़ा मेरे माँ बाप को ये पूछने जाती है ना, ये चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वो कोई बच्चे नहीं है जो अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो खुद ही जाकर ले लेंगे। वो तो मैं तुमसे भी पूछती हूँ कि तुम्हें भी पूछना छोड़ दूँ। मैं गैरों की बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं। इमसाल हंसती चलेगी, जानती जो थी सब ड्रामा कर रहा है। अपने माँ बाप की इज्जत में खुद इमसाल ने कभी हरफ नहीं आने दिया था, मगर इमसाल को तंग करने को वक्तन फ़वक्तन ऐसे शुगर लगाता रहता था। इमसाल इशा की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो इब्साम ने मूवी लगा दी। आज प्लीज़ फिल्म देखने के दौरान अपनी कमेंट्री बंद रखना, नहीं तो मैं फ़िल्म बंद कर दूंगा। अच्छा एवी ना रोब झाड़ा करो, अगर तुम्हें मूवी देखने के दौरान मेरा बोलना इतना बुरा लगता तो तुम जिद करके हर मूवी मेरे साथ बैठ कर ना देखो। तुम काफ़ी समझदार होती जा रही हो। जनाब मैं पैदा ही समझदार हुई थी। नहीं खैर अब तुम इतनी भी अन्नी ना डालो। मूवी है किसकी? बैन एफ्लिक और केविन कोस्टलर की, क्रिमिनल। हाय मेरा फेवरेट ब्रैन एफ्लिक, इसकी स्माइल में इतनी मासूमियत है कि बिल्कुल बच्चों जैसी। तुम मेरे सामने अपने फेवरेट हीरोज़ की तारीफ़ करने से परहेज़ किया करो। वो हंसते हुए बोली, क्या तुम जेलस होते हो भी सकता हूँ। तुम भी तो जेनिफर लॉरेंस की तारीफ़ करते हो, मैंने तो कभी बुरा नहीं मनाया। मूवी में बैन के मरने पर इमसाल ने ना सिर्फ आंसू बहाए बल्कि कोसने भी दिए। क्या था जो ये केविन की जगह बैन को और बैन की जगह केविन को ले देते? इससे क्या होना था? बैन मूवी के एंड तक नज़र तो आता, केविन भी क्लास का एक्टर है, पर बैन तो बैन है ना। पर ओवरऑल मूवी वाज ग्रेट, थैंक यू। यू आर वेलकम। उठ के कहाँ जा रही हो? मैं मज़ीद नहीं बैठ सकती, बस बोल गई है और ठंड भी लग रही है। चलो मैं तुम्हें बेडरूम दिखा देता हूँ, आराम कर लो। इब्साम से कमरे में छोड़कर खुद वापस पर आया। मुलाजिम के साथ मिलकर टीवी स्टैंड खींच कर अंदर किया। दूसरा काम मुलाजिम ने खुद ही कर लिया। जब तक वो सारे दरवाजे बंद करके अंदर आए, इमसाल जी गहरी नींद में जा चुकी थी। इब्साम ने कपड़े बदले, एयर कंडीशनर की कूलिंग थोड़ी कम की और इमसाल के ऊपर कंबल बराबर करके खुद भी लेट गया। नींद की वादी में उतरते ज़्यादा देर नहीं लगी। वो ये समझ रही थी कि कोई ख्वाब देख रही है जिसमें इसका जिस्म इंतहाई शदीद दर्द से गुजर आया, मगर अचानक आंख खुलने पर एहसास हुआ वो ख्वाब नहीं हकीकत थी। पहले तो अजनबी जगह देखकर घबराई, मगर नीम अंधेरे में बेड पर मौजूद इब्साम को देखकर सुकून हुआ। सुनो मुझे दर्द हो रही है, उठ जाओ, इसने कहा था, मगर इब्साम की नींद में खलल नहीं आया। इस दफ़ा इसने हाथ बढ़ाकर इब्साम का शाना जोर से हिलाया। घर जाना है, उठो। अब कि वो फ़ौरन उठ बैठा। यू ओके? नहीं प्लीज़ अम्मी या खाला को फ़ोन करो। इमसाल की पुरनामा आवाज़ पर वो टूटे हुए स्प्रिंग की तरह बेड से निकला। पहले लाइट ऑन की, फिर इसके पास है। क्या बहुत तेज़ दर्द है? इस दफ़ा इसने बस इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। इब्साम अपना मोबाइल लेकर कमरे से निकल गए। सबसे पहले डॉक्टर फरहत को कॉल की, जिन्होंने बड़ी लेट उठाई। बाद में पता चला वो भी हॉस्पिटल से आकर सोई थी जब इब्साम की कॉल आ गई, पर इन्होंने भी आई कहकर फ़ोन रखा। इब्साम ने डरते डरते अम्मी का नंबर मिलाया, जो कि दूसरी बेल पर उठा लिया गया। हेलो अम्मी, मैं बोल रहा हूँ, आप ज़रा वासिफ़ के साथ इधर आ जाए, मैं वासिफ़ के फ़ोन पर एड्रेस टेक्स्ट कर देता हूँ। देखा वही हुआ ना, जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले जाओ। डॉक्टर आ रही है, चेकअप करके अगर बोलेगी तो हॉस्पिटल ही लेकर जाऊँगा, आप तो आएँ। हाँ और कुछ नहीं तो माँ पर रोब डालो। आधे घंटे बाद दादी नानी दोनों आ चुकी थी। डॉक्टर ने भरपूर तसल्ली दी, हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर इन दोनों बहनों को बेयकीनी थी। डॉक्टर अंदर अपनी नर्स के हमरा मिसाल के साथ मसरूफ़ थी और बाहर ये दोनों बहनें इब्साम को घेरे बैठी थी। मुझे तो इस डॉक्टर की समझ नहीं आ रही, हमें तसल्लियाँ दिए जा रही, हालांकि ना इधर ऑक्सीजन का इंतज़ाम है, ना ही किसी किस्म की कोई मशीनरी है। इब्साम खुद परेशान था। अंदर से आते इमसाल की दबी दबी चीखें दिल चीर रही थी। आप दोनों ने चुप करना है, मुझे हार्ट अटैक करवाएंगी। बताया तो डॉक्टर कहती है लेबर आखिरी लम्हात में, इतना वक्त नहीं है जिसको लेकर कहीं और जाया जा सके। तो तुम इसको पहले क्यों ना ले गए? ये नौबत ही क्यों आने दी? जब इसने मुझे बताया, इसी वक्त मैंने डॉक्टर को कॉल कर दी थी। इसने सफाई दी थी कि साथ इसकी अम्मी बोली, हाय मेरे अल्लाह, न जाने कितनी देर से मेरी बच्ची दर्द से तड़प रही होगी।
और तुम इसके पास पड़े सो रहे होगे। अभी मजीद भी कुछ कहती जब डॉक्टर के बुलाने पर दोनों अंदर चले गई और वो दिल ही दिल में अल्लाह के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अंदर मौजूद तख्लीक की आखिरी सख्तियों से गुजरती औरत आपकी अता करदा नेमतों में से मेरे दिल के बहुत करीब है। आपको आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता इस पर अपनी रहमत करें, इसकी तकलीफ़ में कमी करें, इसको अपनी अमान में रखें। मैंने इसको अपनी आपकी पनाह में दिए, आपकी पनाह से बढ़कर मेरे पास कोई किला नहीं जहाँ मैं इसको महफूज कर रख सकूं। वो नंगे पाँव बैरूनी दरवाजे की सीढ़ियों पर आंखें मूंदे बैठा था जब अंदर से नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ आई। पहले इसने बेयकीनी से आंखें खोली, फिर गर्दन मोड़कर अंदर की तरफ जानिब देखा। वहाँ से आती खवातीन की हंसी की आवाज़ सुनकर मुस्कुरा दिया। दरवाजे से बाहर नजर आते आसमान की जानिब निगाह करके हंसते हुए बोला, थैंक यू सोने हो, तुसी ग्रेट हो। अभी दिन भी नहीं निकला था जब दोनों के घर से वालिद भी आ गए। सुबह तक समरा भी बच्चों के साथ पहुंच गई। वो 2 बेडरूम का कॉटेज जब सामने ये सोचकर पूरे हफ्ते के लिए बुक करवाया था कि वो छुट्टियां यहाँ गुजारेगा। हरियाली में घिरा वो लग्जरी कॉटेज सबको इतना भाया कि कोई भी वहाँ से निकलने को तैयार ना हुआ। सारी सूरत हाल में इमसाल को अपने शौहर की शक्ल पर बजे 12 देखकर हंसी आती, जो जवाब में इसको मसनूई घुरियों से नवाजता। वो इस पर गुस्सा करना भी चाहता तो नहीं कर सकता था। आज वो 1 हफ्ते की छुट्टी गुजार कर वापस ऑफिस गया हुआ था, जहाँ से शाम ढले ही वापसी हुई। सवाए इसके अब्बू, दादा और एजाज मामू के बाकी सारी फैमिली सिटिंग रूम के कारपेट पर दस्तरखान बिछाए डिनर करने में मसरूफ़ थी। अलमास आ नहीं पाई थी मगर हर रोज़ वीडियो चैट हो रही थी। वो सब पर सलामती भेजता वो अंदर की जानिब बढ़ गया। दरवाजे से दूरी था इमसाल की आवाज़ कानों में पड़ी जो फलक शेर उर्फ शेरू को डांट रही थी। शेरू मेरी जान, ऐसे ना कूदो, अभी तुम्हारी बहन बड़ी नाजुक सी है, इसके ऊपर तुम्हारा एक पाँव भी आ गया ना तो मर जाएगी। शेरू की हंसी और इमसाल की झंझलाई हुई आवाज़ ने दरवाज़ा खोला। सुर्ख ट्राउज़र पर सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, बालों को ढीले से जूड़े में बांधा हुआ था। बेड की पायदी की जानिब दरमियान में खड़ी होकर फलक शेर को पकड़ने की कोशिश में थी, जो हाथ नहीं आ रहा था। छोटी फजर बेड के दरमियान में बेखबर सो रही थी। जब शेरू कूदता तो डर के हाथ ऊपर को उठाती ज़रूर, पर जागती फिर भी नहीं। आखिर बहन किसकी थी? अपने शेरू थी। इमसाल की नज़र शौहर पर पड़ी तो बेटे को डराने की नीयत से बोली, तुम्हारे बाबा आगे मैं इनको कहती तुम्हारी पिटाई करें। बाबा पिटाई नहीं करते, पारी करते। अगर बहन को रुलाओगे तो पिटाई करेंगे। इब्साम कमरे में दाखिल होते हुए बोला, शहजादे क्या कर रहे हो? जंप कर रहा हूँ। इस दफ़ा फिर इसने जंप मारा तो फजर कुछ ज़्यादा ही माइंड कर गई, पूरे जोश से रोने लगी। शेरू का मुंह जीरो की शेप में खुला। पहले हैरत से माँ को देखा, फिर बाप को, इसके बाद फजर के करीब गिरने के अंदाज में बैठकर उसको ज़ोर ज़ोर से थपकने लगा। एने कुछ करके रहना भैन नू, गंदा अंडा। अच्छा, इब्साम तेजी से आ गया और बेटे को गोद में उठा लिया। इमसाल फजर की जानिब मतवज्जा होगी। हथौड़े की तरह ज़रब मारते हो यार, अभी अपना लाड़ प्यार दिखाने से परहेज़ किया करो। जवाब में शेरू मुंह बसोड़ते बोला, बेबी गंदी है। क्यों रोती है? तुम ऐसा बर्ताव करोगे तो इस बेचारी ने रोना ही है। इब्साम इसको गोद में लिए ही बेड पर नीम दराज हो गया। शेरू इसके पेट पर बैठा इसकी जैकेट पर लगा पैन उतारने के चक्करों में था। मैंने बिल्ली लेनी है। हाँ, ताकि तुम 2 दिन में इसकी गर्दन में रोड़ कर मार दो। इमसाल ने फजर को चुप करवा कर वापस लटाते हुए कहा। शेरू की माँ की बात ज़्यादा पसंद नहीं, जबकि इब्साम मुस्कुराते हुए बताने लगा, बाहर समरा अप्पू के पास बिल्ली है, जाओ जाकर ले लो। शेरू की आंखें चमक उठी। अप्पू बिल्ली? इब्साम ने हंसते हुए इसको उतार कर नीचे फर्श पर खड़ा किया। दूसरे पल वो बिल्ली बिल्ली करता बाहर को भाग गया। इब्साम वापस लेट गया। जहाँ इब्साम का सर था वहीं एक हाथ की दूरी पर वो बैठी हुई थी। आज तो साहब जी काफ़ी थके हुए लग रहे। इसने हाथ बढ़ाकर इमसाम के बालों को छुआ। डार्क ग्रे फॉर्मल सूट पे गहरी नीली टाई में वो सेहतमंद तो तवाना हैंडसम मर्द था। नहीं बस ठीक है, तुम सुनाओ, तबीयत ठीक है? नहीं बस ठीक ही है, तुम सुनाओ, तबीयत ठीक है? तुम्हारे सामने वो मैंने एक दरख्वास्त करनी थी, बोलो। ये जगह सबको बड़ी पसंद आई, कैसा नहीं हो सकता हम यहाँ 1 हफ्ते की बजाय 1 महीना रुक जाए? इब्साम ने आंखें खोलकर इसको देखा, दांत पीसते बोला, और कुछ? थैंक यू। इमसाल ने सर झुकाकर अपने लब इसकी पेशानी पर रखे। और कुछ? आई लव यू। क्या कहा? आई लव यू। आवाज़ नहीं आई, दोबारा बोलो। इब्साम सिकंदर, इब्साम लव्स यू वेरी मच। वो मुसलसल आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था। वेरी मच समझ है, इससे पहले जो बोला वो सुनाई नहीं दिया। अब कि वो इसके कान के करीब झुकी और पूरी कुव्वत से हलक फाड़ कर चिल्लाया, आई लव यू। वो अपने कान में उंगली मारता उठकर बैठ गया। खुले दरवाजे से समरा शेरू की उंगली थामे बड़बड़ाती हुई अंदर आई। एक तो जब भी मैं खाना खाने बैठती तो इसी वक्त तुम्हारे बेटे को पिशी आता है। भाई आप बहरे कब से हुए और यहाँ क्या कर रहे हैं? झक मारा, आओ तुम भी शामिल हो जाओ। वो उठकर बाहर निकल गया। इमसाल की हंसी ने दूर तक पीछा किया। समरा शेरू को बात लेकर बाथरूम में चली गई। तनाई पाते इमसाल को माजी की याद ने एक पल को घेरा तो आंख में बेख्तियार नमी आ गई। अपने रब से मुखातिब होकर बोली, बेशक आपने सच फरमाया, आप सब्र करने वालों के साथ हैं।
मैंने तकलीफ़ के वक्त में सब्र किया, आपने मेरी तकलीफ़ ख़त्म कर दी, बेशक आपसे बढ़कर अपने बंदों का हामी और कोई नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसने आँख से बहने वाला इकलौता आंसू साफ़ किया और मुस्कुरा दी। नहीं तो गाइज़, यहाँ पे हमारी ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपको कैसा लगा ये नावल? मेरा ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल है। तो आपको कैसा लगा? आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे न्यू नावल के साथ। और ये अब तो वो दूसरा वजह सुनने जान चल रहा है उसके एपिसोड के साथ भी। हाँ जी, तो मैं आपको ये कह रही थी कि ये अभी मुझे नहीं आइडिया कि मैं इसको क्या टाइम हुआ, 1:30 बज गया अभी। ये इसको कंपाइलिंग में टाइम लगना है। अगर तो ये कंपाइल अभी हो गया तो आज रात को अपलोड करके सोऊंगी ये वाला नावल, नहीं तो कल अर्ली मॉर्निंग में ये नावल अपलोड होगा। तो अफ़सूने जान के लिसनर्स ने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कल इंशाल्लाह अफ़सूने जान की एपिसोड भी लाजमी आएगी। आज तो मैंने दी है यार, तो कल लाजमी आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी इन केस ऑफ एनी अदर सर्कमस्टेंसेस मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इंशाल्लाह मैंने बोला तो आपको पता है कि आपकी बहन जो कहती है वो पूरा करती है, तो इंशाल्लाह लाजमी आएगी। तो अब मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।